हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन ग्रेविटी गुरु। तो बेटा, थर्मोडायनेमिक्स की जो सीरीज़ है वो भी कंटिन्यू है। ओके, तो आज हम इस सीरीज़ में पढ़ेंगे एंट्रोपी। क्या पढ़ेंगे? एंट्रोपी। जैसे मैंने बाकी चैप्टर्स या बाकी जो टॉपिक थे थर्मोडायनेमिक्स में उनको इन डिटेल में आपको समझाया है, जस्ट लाइक सेम मैं आपको एंट्रोपी भी इन डिटेल में समझाऊंगा। ओके बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सर एंट्रोपी क्या है। एंट्रोपी क्या चीज है? एंट्रोपी क्या बला है? एंट्रोपी को कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। ओके, एंट्रोपी को हम कैपिटल एस से दिखाते हैं। तो सर एंट्रोपी है क्या? एंट्रोपी क्या चीज है? तो बेटा एंट्रोपी क्या है, इस बात को आप अच्छे से समझिए। ठीक है सर, पहली बात तो एंट्रोपी, पहली बात तो ये जो है एंट्रोपी। एंट्रोपी एंट्रोपी बेटा एक थर्मोडायनेमिक टर्म है। थर्मोडायनेमिक टर्म, थर्मोडायनेमिक टर्म मतलब बेटा जैसे हमने क्या पढ़ा था, हमने एंथैल्पी के बारे में पढ़ा था। एक्चुअली में हमने एंथैल्पी के चेंज के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। जैसे हमने टोटल एनर्जी को समझा था, जैसे हमने टोटल एनर्जी को समझा था, जस्ट लाइक सेम एंट्रोपी एक क्या है? थर्मोडायनेमिक टर्म है। ओके सर, इतनी बातें समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में आ गई। ठीक है, ओके। एंट्रोपी से हम क्या पता लगा सकते हैं? हम एंट्रोपी से रेंडमनेस, रेंडमनेस और डिसऑर्डर, रेंडमनेस और डिसऑर्डर, रेंडमनेस और डिसऑर्डर, है ना, रेंडमनेस और डिसऑर्डर का मेजरमेंट कर सकते हैं। बातें समझ में आ रही हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ रही हैं। ठीक है, ओके सर। तो आप एंट्रोपी की हेल्प से, पहली बात एंट्रोपी एक थर्मोडायनेमिक टर्म है। दूसरी बात यह है कि एंट्रोपी एक रेंडमनेस या फिर डिसऑर्डर को मैनेज करने का एक तरीका, उसको मेजरमेंट करने का कि कितनी रेंडमनेस होगी, कितना डिसऑर्डर होगा, उसको बताने का एक जरिया है क्या? एंट्रोपी। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। हाँ सर, इतनी बातें तो समझ में आ रही हैं। ओके बेटा, ठीक है। अब सर बात अभी भी ये समझ में नहीं आ रही कि भाई ये रेंडमनेस है क्या चीज। अगर मैं आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस, अगर मैं आपको सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ओके, देखो अभी कई लोगों के पल्ले नहीं पड़ा होगा कि रेंडमनेस और डिसऑर्डर को मैनेजमेंट कैसे कर रही है, उसको बताने का ऐसा कैसे जरिया है ये। देखो, आपको पता है कि जो सॉलिड मटेरियल जो होते हैं, तो सॉलिड मटेरियल किसी न किसी एटम से मिलके बना होगा, किसी मॉलिक्यूल से मिलके बना होगा, किसी आयन से मिलके बना होगा। मतलब सॉलिड के कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स, सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, है ना। अब वो एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। तो सॉलिड के जो, सॉलिड जिससे मिलके बना है, तो सॉलिड पार्टिकल्स बेटा काफी पास पास में हो, काफी पास पास में हो, ठीक है, वेल अरेंज्ड होते हैं। ओके सर, ठीक है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में होते हैं। ठीक है, एज कंपेयर टू लिक्विड में क्या होता है कि लिक्विड में काफी दूर तो नहीं होते, बहुत ज्यादा दूर नहीं होंगे, एज कंपेयर टू सॉलिड थोड़े दूर होते हैं, थोड़े दूर होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? सॉलिड जिस भी जो भी सॉलिड है, जिस भी मटेरियल से मिलके बना है, उसके जो पार्टिकल्स हैं, अब पार्टिकल्स में क्या हो सकता है? एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। समझ में आई बात? तो सॉलिड में जो पार्टिकल है वो काफी पास पास में होते हैं। फिर अगर हम लिक्विड की स्टडी करें तो लिक्विड में एज कंपेयर टू सॉलिड थोड़े से दूर होते हैं। ठीक है, और गैसेस, गैसेस में काफी दूर होते हैं, गैसेस में काफी दूर होते हैं। ओके, बहुत ज्यादा दूर होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा सॉलिड, लिक्विड और गैस में सब जो पार्टिकल्स का सबसे ज्यादा रेंडमनेस कहाँ है, सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट में पार्टिकल रेंडमली घूम रहे हैं, तो आपको इतना बात समझ में आ गई होगी कि सर गैस, गैस जो है उसमें पार्टिकल्स काफी दूर दूर है। दैट मीन्स कि ये जो रैंडमनेस है, इसी को तो हम रैंडमनेस बोल रहे हैं, और इसी रैंडमनेस का जो मेजरमेंट है, उस मेजरमेंट को करने का एक जरिया है क्या? एंट्रोपी। और एंट्रोपी एक क्या है? थर्मोडायनेमिक टर्म है। समझ में आई चीजें कैसा? हाँ सर, इतनी चीजें समझ में आ गई। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा तो और अच्छे से लिख दे इस लाइन को, तो वो एक अच्छी लाइन ये होगी, मेजरमेंट ऑफ
मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस ऑब्लिक डिसऑर्डर मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस ऑब्लिक डिसऑर्डर, वो क्या चीज है? एंट्रोपी। सर एक और चीज यहां से समझ में आ रही है कि रैंडमनेस जितनी ज्यादा होगी, ओके, रैंडमनेस जितनी ज्यादा होगी, मतलब रैंडमनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंट्रोपी। से क्या मतलब? जितनी ज्यादा रैंडमनेस होगी उतनी ज्यादा क्या होगी बेटा? एंट्रोपी होगी। ओके, जितनी ज्यादा रैंडमनेस होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी? एंट्रोपी होगी। समझ में आई बात? जितना ज्यादा डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, जैसे अगर मैंने आपसे पूछा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी है, मैंने आपसे पूछा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी है, एंट्रोपी का ऑर्डर लगाओ। तो आप एंट्रोपी का ऑर्डर कैसे लगाएंगे? आपको ये समझ में आ गया कि सर गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय लिक्विड, एंड फिर सबसे कम किसकी है? सॉलिड की, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल काफी पास पास में हैं, रैंडमनेस बहुत कम है। समझ में आ रही बात? तो जितना डिसऑर्डर उतनी ज्यादा एंट्रोपी। ठीक है सर, इतनी चीजें समझ में आ गई है ना, कि एंट्रोपी एक थर्मोडायनेमिक टर्म है। एंट्रोपी क्या है? मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डर है। जितनी ज्यादा रैंडमनेस होगी उतनी ही ज्यादा एंट्रोपी होगी। दैट्स व्हाई रैंडमनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंट्रोपी। आई होप इतनी चीजें समझ में आ गई। ओके सर, इतनी चीजें समझ में आ गई। अब क्या है कि हम इसको मैथमेटिकली कैसे डिराइव करेंगे, है ना? एंट्रोपी का जब हम फार्मूला निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो एंट्रोपी का फार्मूला क्या होता है, पहले मैं आपको फार्मूला बता देता हूं। एंट्रोपी का फार्मूला होता है बेटा डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? देखो, इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब क्या है? डेल्टा एस पहली बात चेंज है। मैंने आपको इससे पहले एंथैल्पी पढ़ाया था, इससे पहले मैंने आपको इंटरनल एनर्जी के बारे में बताया था। तो मैं आपको ये बोलता था कि हम इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बता सकते, ठीक है, क्योंकि बहुत क्वांटम लेवल पे हम नहीं जा पाते हैं। समझ में आई बात? तो हम फिर चेंज की बात करते हैं। तो जैसे हमने एंथैल्पी चेंज की बात की थी, जैसे हमने इंटरनल एनर्जी चेंज की बात की थी, सेम हम वैसे एंट्रोपी चेंज की भी बात करेंगे। ओके सर, चलो ये चीजें बाद में आएगी, मैं यही बता रहा था डेल्टा एस क्यों लिखा इसलिए। अब ये हीट है, हीट के सामने कोई साइन नहीं लगा है, डेट मीन्स पॉजिटिव है। तो इतना तो समझ लो कि हीट, अब हीट पॉजिटिव होने का क्या मतलब है बेटा? ये जो हीट जो पॉजिटिव है, यहाँ कुछ नहीं लगा है मतलब प्लस लगा, चलो प्लस लगा के लिख दिया, प्लस लगा के लिख दिया। तो आप ये सोचिए कि हीट एब्जॉर्ब बाय सराउंडिंग टू सिस्टम हुई होगी या फिर सिस्टम टू सराउंडिंग हुआ होगा। हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम टू सराउंडिंग, है ना? अगर देखो सिस्टम ने अपनी हीट को रिलीज कर दिया, अब रिलीज करेगा तो कहाँ जाएगी? वो सीधे सराउंडिंग में जाएगी। ओके, दूसरा चीज सोचो कि अगर ऐसा हो सकता है कि सराउंडिंग से हीट सिस्टम ने एब्जॉर्ब कर ली, तो इस केस में हीट कैसी आएगी? पॉजिटिव। तो जो ये प्लस साइन लगा हुआ है, ये जो यहाँ पर प्लस साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ही क्या है सर? इसका मतलब है कि सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की है, सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की। चलो ठीक है, देखो दो तीन चीजें हैं। अब आप इसको बुक्स में पढ़ोगे तो बुक इस लैंग्वेज में दो तीन लाइन की डेफिनेशन मिल जाएगी, लेकिन हम वैसे नहीं समझते, हम इसको थोड़ा सा जर्नलाइजेशन वे में, थोड़ा इजीएस्ट वे में समझते हैं। ओके, तो पहली बात तो सर यहाँ पर जो है हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम हुआ है, सिस्टम, है ना? हीट जो है एब्जॉर्ब हुई है, सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया है। अब कहाँ से करेगा सिस्टम एब्जॉर्ब? सराउंडिंग से किया होगा। इतनी समझ तो है ना कि भाई जो स्टडी कर रहे हैं वो सिस्टम है, बाकी सब जो भी छूट गया, जो बच गया, वो क्या है? सराउंडिंग। ओके सर, इतनी बातें तो बहुत दिनों से हमें क्लियर है। ठीक है, क्यों रिवर्सिबल है सर? इसका मतलब है कि रिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है बेटा? रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस। सर टी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल है, आइसो तो थर्मली जो भी काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है? आइसोथर्मली हो रहा है। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी कि काम कैसे हो रहा है बेटा?
आइसोथर्मली हो रहा है। तो तीन चीजें हैं। पहली बात, डेल्टा एस को जब हम मैथमेटिकली उसका फॉर्मूला जब जनरेट कर रहे थे तो तीन बातें हैं। पहली बात यह है कि जो क्यू है, अब देखो ये एक प्रकार का रेशियो है, एक प्रकार का क्या है, ये रेशियो है ना, रेशियो ही तो है, रेशियो समझता है। एक मिनट, ठीक है, रेशियो है। किस किस का रेशियो है बेटा? ये रेशियो है कि जो हीट है, तो क्यू जो लिखा है वो क्यू कौन, वो ऐसी हीट है जो सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया है। किस मैनर में किया है? रिवर्सिबली प्रोसेस में किया है। किस प्रोसेस में किया है या किस मैनर में किया है? किस प्रोसेस में किया है? रिवर्सिबली प्रोसेस में किया। और रिवर्सिबली प्रोसेस के साथ साथ में आइसोथर्मली कंडीशन भी है। कंडीशन कैसी है? आइसोथर्मली भी है। तो ये जो क्यू है, ये पहली बात तो हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम वाला है, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस वाला है। अपॉन में क्या आ रहा है? टी, मतलब आइसोथर्मली प्रोसेस में, मतलब किसमें? आइसोथर्मली प्रोसेस में। तो अब आप बोलोगे कैसे पूरा मिला जुला के? आप बोलोगे कि सर आइसोथर्मल प्रोसेस में, आप क्या बोलोगे? या आइसोथर्मली, आइसोथर्मली रिवर्सिबली हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, क्या बोलोगे आप? अपॉन में टी है ना, इन दोनों का रेशियो है ना। बोलोगे कैसे इस चीज को? आप बोलोगे इसको कि सर आइसोथर्मली, ठीक है, रिवर्सिबली या रिवर्सिबल प्रोसेस में, आइसोथर्मली रिवर्सिबल प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, इन दोनों का रेशियो किसके इक्वल आएगा? इन दोनों का रेशियो आएगा एंट्रोपी में चेंज के इक्वल। किसके इक्वल आएगा? एंट्रोपी में चेंज के इक्वल आएगा। देखो बुकिश लैंग्वेज में जाओगे तो ये 2-3 लाइन की डेफिनेशन है, आप किसी भी बुक को उठा के देख लीजिए, ठीक है। अब मैं बुकिश लैंग्वेज में आपको नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको ऐसे लाइन में समझा दे रहा हूँ, एक लाइन में बस, ठीक है। तो आप ये समझ गए कि सर क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, या फिर क्यू रिवर्सिबल और टी का जो रेशियो है वो किसके इक्वल आता है? वो आता है एंट्रोपी में चेंज के इक्वल। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब आप ये समझिए कि भाई सामने कोई साइन नहीं लगा है, क्यू मतलब प्लस साइन था, इसका मतलब साफ है कि हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। अब कहाँ से एब्जॉर्ब किया होगा? सराउंडिंग से एब्जॉर्ब किया होगा ना। समझ में आई बात? और साइन कन्वेंशन में जब हीट का चैप्टर पढ़ाया था तभी बता चुका हूँ कि कब क्यू निगेटिव में लेना है, कब क्यू पॉजिटिव में लेना है। ओके, रिवर्सिबल प्रोसेस में ये वर्क हो रहा है, आइसोथर्मली कंडीशन दी गई है, ठीक है। ओके सर, ये बात समझ में आई। तो ये तीन चीजें हैं, ये तीन चीजें हैं जो आपको याद रखना है। और ये एंट्रोपी का कैसा फॉर्मूला है? ये एंट्रोपी का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। ओके, तो आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है सर, ठीक है ना। अब देखो आइसोथर्मली प्रोसेस का मतलब आप ये तो समझ गए होंगे कि टेम्परेचर कैसा है, टेम्परेचर कांस्टेंट। भाई आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसी प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर को क्या रखा जाता है? कांस्टेंट रखा जाता है। ओके, ओके सर, चलिए आगे चलते हैं। तो अगर हम यूनिट की बात करें, हम किसकी बात करें? यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या आएगी? भैया आपके सामने फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपके पास में क्या है? Q अपॉन टी। अब जो है हमको पता है कि भाई हम जो हीट है या तो उसको जूल में दिखा सकते हैं या फिर उसको कैलोरी में दिखा सकते हैं, तो दो यूनिट बन गई। और टेम्परेचर को केल्विन में दिखा रहे हैं तो जूल पर केल्विन, कैलोरी पर केल्विन, यूनिट बन गई। देखो इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना, समझ में आई बात? हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, रिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मली, बस तीन चीजें याद रखना है, तीन चीजें याद रखना है, काम हो जाएगा, ठीक है सर। सर इरिवर्सिबल का क्या फंडा है? तो वो टाइम के साथ जैसे जैसे लेक्चर प्रोसीड करेगा आपको समझ में आ जाएगा इरिवर्सिबल का भी क्या है, ठीक है। अब ये है कि भाई हम एस को एस नहीं निकाल सकते हम, है ना। एंट्रोपी हम फाइंड नहीं कर सकते। हम एंट्रोपी फाइंड कर सकते हैं कि नहीं? जैसे हमने बाकी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी को फाइंड नहीं कर पाए थे, जैसे बाकी मतलब हम एच बता पाते थे? नहीं। हम इंटरनल एनर्जी बता पाते थे? नहीं, हम बिल्कुल नहीं बता पाते। हम किसकी बात करते थे? हम बात करते थे चेंज की। इसकी बात करते थे हम? चेंज की बात करते थे, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे किसकी? डेल्टा एस की। हम किसकी बात करेंगे? डेल्टा एस की। भाई तुम्हें पता है ना कि एस की एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। पता है आपको कि हम एस की
एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हम डेल्टा एस फाइंड कर सकते हैं। इज डेट क्लियर? ओके सर, इज डेट क्लियर है ना। अब डेल्टा एस कैसे निकालेंगे? डेल्टा एस जैसे हम डेल्टा एस निकालते थे, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, मतलब एंट्रोपी फाइनल स्टेट वाली, एंट्रोपी इनिशियल स्टेट वाली, है ना, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। तो हम यहां से क्या निकाल लेंगे, हम यहां से चेंज निकाल लेंगे। हम यहां से क्या निकाल लेंगे, हम यहां से चेंज निकाल लेंगे। ओके सर, चेंज निकाल लेंगे हम। सर हम एस की एब्सोल्यूट वैल्यू पता नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए हमने डेल्टा एस फाइंड आउट किया, चेंज फाइंड आउट किया हमने। ओके, आगे चलते, ठीक है। अब इसमें मैं दो कंडीशन बता देता हूं कि ऐसा हो सकता है, और ये सिंपल सी कंडीशन है, ये आपको भी समझ में आ रहा होगा कि भाई इफ डेल्टा एफ मतलब एंट्रोपी फाइनल स्टेट वाली, इसकी वैल्यू अगर ज्यादा होगी इनिशियल स्टेट में जो एंट्रोपी है उससे, तो डेल्टा एस कैसे होगा भाई, तो डेल्टा एस क्या होगा सर, इस केस में डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा। सर इस केस में डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा। इफ अगर ऐसा हो गया कि फाइनल स्टेट में जो एंट्रोपी आ रही है उसकी वैल्यू कम हो इनिशियल स्टेट वाली एंट्रोपी से, तो आप यहां से देख लीजिए, अगर ये वाली वैल्यू आपकी ज्यादा है, ये वाली वैल्यू आपकी कम है, मान लो आपने यहाँ -7 रखा, यहाँ आपने 5 रख दिया, तो ओवरऑल कितना आएगा -2, मतलब डेल्टा एस कैसा हो जाएगा, डेल्टा एस नेगेटिव होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन काम की बातें हैं, है ना। ये डिटेल वर्जन में बता रहा हूँ, इसलिए ये सारी बातें मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना, नहीं तो फिर ये समझाने वाली भी चीजें नहीं होती है ना, वन शॉट वीडियोस में फिर ये सब बता देते हैं और सीधे निकल लेते हैं आगे। बातें समझ में आ रही है? ठीक है सर, बातें तो समझ में आ रही हैं। ओके सर, डेल्टा एस, सर डेल्टा एस या फिर सर एंट्रोपी, सर एंट्रोपी, सर एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो मैं बोलूंगा हाँ बेटा बिल्कुल, ये एक कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ओके, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब कैसे समझो, देखो मान लो आपके पास में यहाँ है गैस, यहाँ पर भी है गैस, आप समझिए, यहाँ गैस कम वॉल्यूम में है, ठीक है, यहाँ गैस का वॉल्यूम ज़्यादा है, दिखाई दे रहा है, यहाँ गैस का वॉल्यूम कैसा है, ज़्यादा है, तो भाई यहाँ की एंट्रोपी ज़्यादा होगी, यहाँ की एंट्रोपी ज़्यादा होगी, यहाँ की एंट्रोपी कम होगी, मतलब एंट्रोपी कहीं ना कहीं अमाउंट पे डिपेंड कर रही है, अमाउंट पे डिपेंड कर रही है कि नहीं, अमाउंट पे डिपेंड कर रही है, मास पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, मैटर के साइज पर डिपेंड कर रही है। का मतलब ये है कि एंट्रोपी कैसी प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। सर आपने यहाँ पे डेल्टा एस निकाला है, डेट मीन्स मुझे इतना भी समझ में आ रहा है कि एंट्रोपी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है, वो एक कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। भाई अगर स्टेट फंक्शन नहीं होता तो आप डेल्टा एस, एस फाइनल माइनस एन एस इनिशियल थोड़ी लिख लेते, पाथ से इसको मतलब है नहीं, पाथ फंक्शन सिर्फ हमारे पास दो ही हैं, एक तो हमारा हीट और दूसरा हमारा वर्क। ओके बिल्कुल सर, इतनी चीजें समझ में आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब बातें हो गई, लेकिन अगर कोई केमिकल रिएक्शन हमारे पास दी हो, अगर हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन वही होती है जिसमें रिएक्टेंट होते हैं, जिसमें प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे N2 + 3S2 मिलके क्या बनाते हैं, ट्वाइस NH3 बना लेते हैं, एवर्स प्रोसेस, अमोनिया के फॉर्मेशन की प्रोसेस है ना। अब मान लो ऐसे कोई केमिकल रिएक्शन दी हुई है, और इस केस में, इस केस में है ना, ऐसे कोई केमिकल रिएक्शन दी हुई है फॉर केमिकल रिएक्शन, फॉर केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन में अगर हमें एंट्रोपी निकालनी है, एक्चुअल में एंट्रोपी तो निकाल ही नहीं सकते सर, एंट्रोपी का चेंज निकाल सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे बेटा, जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं, क्या बोला मैंने, जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सब की एंट्रोपी, अब यहाँ तो एक ही प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ कितने प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं, क्या जरूरी है कि एक प्रोडक्ट दिखाई दे, एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी बन सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी समेशन क्यों लगाया मैंने, समेशन मैंने इसीलिए लगाया कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमारे पास 3 प्रोडक्ट हो, 3 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया यहाँ, ठीक है, तो हम तीनों प्रोडक्ट की एंट्रोपी बारी बारी से लेंगे, उनको ऐड करेंगे, समेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन, ठीक है सर, मैथमेटिकली आप जानते हैं ये, माइनस डेल्टा एस रिएक्टेंट माइनस डेल्टा एक्स रिएक्टेंट,
रिएक्टेंट। अब इतने कम दिमाग तो नहीं हो ना, इनको इसको क्या बोलते हैं, इधर साइड वाले को रिएक्टेंट और इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ओके सर, ठीक है। हाँ सर पता है मुझे, इतनी बातें मुझे पता है सर। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं ढंग से लिख देता हूँ, फिर इसको बॉक्स में डाल देते हैं। बॉक्स वाली चीज़ें बड़ी काम की होती है। यस सर, तो बॉक्स में आ गया, समझ लो कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आ गया बॉक्स में, ठीक है। चलो, तो केमिकल रिएक्शन में अगर आपको एंट्रोपी में चेंज निकालना है तो आप क्या करेंगे, समेशन डेल्टा एस प्रोडक्ट माइनस समेशन एंड डेल्टा एस रिएक्टेंट। मतलब जैसे इसमें कितने रिएक्टेंट है बेटा, दो रिएक्टेंट, तो दोनों रिएक्टेंट की अलग अलग हमें एंट्रोपी लेके उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। सर ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो मैं क्वेश्चन भी तो कराऊंगा। थ्योरी को हम, जब हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उसको जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि थ्योरी का यूज कहाँ हो रहा है। ओके ठीक है सर, आगे चलें। बिल्कुल सर, आगे आगे चलिए, चलते जाइए, आप चलते जाइए। ठीक है, एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज फॉर अ प्रोसेस, एंट्रोपी चेंज फॉर अ प्रोसेस, एंट्रोपी चेंज फॉर अ प्रोसेस, एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज फॉर अ प्रोसेस। ठीक है, देखो हमने दो चीजें पढ़ी हैं, एक सीवी और एक सीपी, है ना। सीवी क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, किस पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट है उसको हम सीवी बोल देते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट है उसको हम सीपी बोल देते हैं ना। ओके सर, हीट कैपेसिटी पढ़ाया हो ना, पूरा चैप्टर बना हुआ है, पूरा का पूरा एक वीडियो बना हुआ है हीट कैपेसिटी पर। समझ में आई बात, हाँ जी सर समझ में आ गई। सर एंट्रोपी का फॉर्मूला तो ये होता है ना, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, बिल्कुल यही होता है। सर अगर आप मुझे बताइए कि मैंने ये जो Q है ये क्यू वी ले लिया, मतलब क्यू वी ले लिया, मतलब क्यू वी का मतलब है कि आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट ले ली, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट लोगे वो सीवी के इक्वल होगी, कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट लोगे वो सीपी के इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ से दो फॉर्मूलों का, दो फॉर्मूलेज जो हैं वो जनरेट हो जाएंगे। कितने फॉर्मूलाज जनरेट होंगे, टू फॉर्मूलाज जनरेटेड हो जाएंगे। ओके, फर्स्ट वन सर, पहला बताइए सर आप। ठीक है, एनसीवी, एनसीवी, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल, एल एन T2 अपॉन T1 प्लस एन आर एल एन प्लस एन आर एल एन V1 अपॉन V2, V1 अपॉन V2। ओके, V2 अपॉन V1, सॉरी सॉरी, V2 अपॉन V1, V2 अपॉन V2 अपॉन V1। ओके सर, सेकेंड फॉर्मूला ये है कि डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी पी एल एन T2 अपॉन T1 प्लस एन आर एल एन P1 अपॉन P2। पीछे से किसी के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर P2 अपॉन P1 क्यों नहीं किया। नहीं बेटा, फॉर्मूले में अगर प्रेशर वाला टर्म आ रहा है तो P1 अपॉन P2 करना है, वॉल्यूम वाला टर्म अगर आ रहा है तो V2 अपॉन V1 करना है। ओके सर, चीज़ें समझ में आ रही हैं, बिल्कुल सर चीज़ें समझ में आ तो रही हैं। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले बड़े ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बड़े ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो फॉर्मूले जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सर किसी कलर से इसको दिखा देते तो बड़ा अच्छा रहता। ठीक है, ये दिखा दिया मैंने। ठीक है, दोनों को सेपरेट कर देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। सजा धजा के लिखने से बेटा क्या होता है, सजा धजा के लिखने से होता ये है कि चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, अच्छी वाइब्स आती हैं। ये दो फार्मूला, सर कौन सा फार्मूला कहाँ लगाएंगे, ये फार्मूला तब आप लगाएंगे जब आपके पास में कांस्टेंट, इस पर सीवी कब यूज करोगे, जब आपके पास में हीट तो दी होगी, हीट इस पर बात की जाएगी, कांस्टेंट वॉल्यूम पर बात की जाएगी, आपके पास में दो टेम्परेचर दिए होंगे T1 एंड T2। ओके, T1 एंड T2, आपके पास में जब टेम्परेचर के साथ साथ में वॉल्यूम में चेंजेस बताया जाएगा V1 V2, है ना, तब आप जाके फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। ठीक है, एन क्या है सर, एन है नंबर ऑफ मोल्स, एन है क्या, नंबर ऑफ मोल्स, वो गिवन डेट होते हैं।
ओके ठीक है। ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे सर? ये फॉर्मूला आप तब लगाएंगे जब आपके पास में जो क्यू है वो किस पर होगी? कांस्टेंट प्रेशर पर। किस पे बात की जाएगी? कांस्टेंट प्रेशर पर। कांस्टेंट प्रेशर पे जो बात यही तो है क्या भाई? सीपी। यही है क्या? सीवी। ओके। जब हमारे पास में दो टेम्परेचर दिए रहेंगे T1 एंड T2, पर अब प्रेशर वाला टर्म दे दे P1 एंड P2, P1 एंड P2, तो जनरेट हुए हैं ये फॉर्मूले। कहीं ना कहीं से ये फॉर्मूले कैसे हुए? जनरेट हुए हैं। और आप अगर अच्छे से याद करो वो दिन जब मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, तो आपको ये फॉर्मूले मैंने जनरेट करके भी वहाँ पर दिखाया हूँ। याद करो वो दिन, याद करो वो दिन जब हमने पढ़े थे। ठीक है, हीट कैपेसिटी वाला लेक्चर पढ़े थे, जहाँ पर हमने वर्क को पढ़ा था। वर्क को पढ़े थे, रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क पढ़े थे, इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क पढ़ा था। तो वहीं से ये फॉर्मूले निकले हैं। ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं है, कोई बहुत भारी कोई रॉकेट साइंस नहीं। ठीक है सर, चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, ये कचरा हटा देते हैं यहाँ से। ये कचरा समझ, एंट्रोपी चेंज फॉर अ प्रोसेस, मतलब जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर में वेरिएशन आया है T1 T2। ओके, T1 T2 मतलब वेरिएशन है ना भाई। फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर, फिर उसके साथ में हमने वॉल्यूम में चेंजेस को भी देखा, प्रेशर में चेंजेस को भी देखा, तो उसके अकॉर्डिंग दो फॉर्मूले जनरेट कर दिए। आई बात समझ में? ठीक है सर, बातें समझ में आ तो रही हैं। अब मैं इसमें इस फार्मूले से रिलेटेड दो केस बना देता हूँ। ध्यान से समझो, इस फार्मूले से रिलेटेड मैं दो केस बना देता हूँ। कौन कौन से दो केस होंगे? मैं क्या करूँगा, आइडियल गैस के लिए रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस लूँगा। चलो लिख के देखते हैं। इस फार्मूले से रिलेटेड मैं दो केस बनाता हूँ, केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड। केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड। पहला क्या है? फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस। ठीक है, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। भाई आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस है? आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर तो सर कांस्टेंट हो गया। टेम्परेचर कैसा हो गया? कांस्टेंट हो गया। मतलब सर T1 इज इक्वल टू T2, T1 इज इक्वल टू T2, ओके, इक्वल टू कांस्टेंट। यही तो है बात। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, जब यहाँ सेम सेम यूनिट रख दोगे बेटा, यहाँ पर मान लो यहाँ भी 2 रख दिया, यहाँ भी 2 रख दिया, 2/2 1, और ln1 की वैल्यू कितनी आएगी? 0। log1 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे सेम सेम यूनिट रख दी, ठीक है, इसकी वैल्यू भी 5 रखी, इसकी वैल्यू भी 5 रख दी, 5/5 1, log1 इज इक्वल टू 0। मतलब ये पूरा का पूरा टर्म ही गायब हो जाएगा। इतना भाग हमारा कैसा हो जाएगा? गायब हो जाएगा। बिल्कुल सर, गायब हो जाएगा। तो फिर फॉर्मूले में रह क्या जाएगा? सर फॉर्मूले में सिर्फ ये रह जाएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू NR ln V2/V1। ओके ठीक है, ये लॉग बेस ई है बेटा। ठीक है, ये लॉग बेस ई है। तो लॉग बेस 10 में चेंज करते हैं तो आपको पता है ना क्या करना होता है। ठीक है सर, इस वाला ये जो फॉर्मूला था ये भी तो वैसे ही होगा सर। इसमें फिर सिर्फ क्या बच जाएगा? सर इसमें कुछ नहीं बचने वाला, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। बच क्या जाएगा? NR, तो ऐसे लिख देता हूँ इसको, NR ln V1/V2। देखो नजर हटेगी और दुर्घटना घट जाएगी। समझ में आई बात? यहाँ V2/V1 है और यहाँ P1/P2 है ना। कई बारी क्या होता है, जल्दी जल्दी में ये सारी गलतियां हो जाती है, सबसे होती है, ऑब्वियस है, मेरे से भी हो सकती है। ठीक है ना। हाँ ओके सर, अब आपको ये तो पता होगा, ये क्या पता होगा? ये तो पता होगा ना कि भाई इसको अगर चेंज कर दी हमने लॉग बेस 10 में, तो 2.303 NR log V2/V1 ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसको। और इसको मैं लिख दूंगा क्या? 2.303 NR। R क्या है बेटा? R सर केस कांस्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं? केसेस की तो बात कर रहे हैं। N क्या है? उसी गैस के मोल होंगे, 5 मोल 10 मोल 20 मोल जो भी दे दे। ठीक है, अच्छा लॉग है ना, ये लॉग बेस ई है, ये लॉग बेस 10 है, P1/P2। समझ में आई बात? केस सेकंड बनाते हैं हम लोग। केस सेकंड क्या बना सकते हैं? केस सेकंड हम बनाते हैं
चलो केस सेकंड को हम बना के देखते हैं। तो केस सेकंड हमारे पास क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस का, है ना। केस सेकंड क्या है, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। तो भाई आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा, इसको सर बॉक्स में डाल सकते हैं कि बिल्कुल बॉक्स में डालने वाला ही फॉर्मूला है ये, को पैक कर दीजिए। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है समझ सकते हो ना, जब आइडियल गैस दी हो। पहली बात तो कौन सी गैस दी हो, आइडियल गैस हमारे पास गिवन हो, वहाँ कंडीशन लगा दे कि, कंडीशन क्या लगा दे, वहाँ कंडीशन लगा दे भाई कि आइसोथर्मल प्रोसेस हो रही है, रिवर्सिबल मैनर में हो रही है। ठीक है, तो आपको इतना पता हो जाना चाहिए कि टेम्परेचर वाला टर्म तो फॉर्मूले से गायब हो चुका है, सिर्फ ये दो बच चुके हैं। अब प्रेशर दिया होगा तो ये इतना वाला पार्ट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, वॉल्यूम दिया होगा तो इतने पार्ट वाला लगा देंगे। ओके, आइसोकोरिक प्रोसेस है, मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब है कि V1 इज इक्वल टू V2, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है सर, इस केस में क्या होगा, अब भाई वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा है, वॉल्यूम कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो प्रेशर का कुछ होगा क्या, प्रेशर भी कुछ नहीं होने वाला, वॉल्यूम में ही वॉल्यूम ही कुछ नहीं हो रहा है। तो देखो मैं लिखता हूँ, है ना, फॉर्मूला कहाँ से चेंज होगा सर, ये वाला टर्म पूरा गायब हो जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ दोनों यूनिट सेम रखोगे तो भैया आएगा कि ln, जैसे मान लो आपने 5/5 रख दिया तो कितना आएगा ln1, और ln1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये पूरा का पूरा गायब हो जाएगा। तो फिर बच क्या जाएगा, बस तो सिर्फ इतना जाएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी ln T2/T1, ln T2/T1, इतना बच जाएगा ना भाई। हाँ सर इतना ही बचेगा, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या, नहीं सर इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पर भी क्या करोगे, अच्छा अब कोई सोच रहा होगा कि सर यहाँ पर क्या करें, देखो प्रेशर में जब चेंज नहीं आता, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस बोलेंगे, आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस में भी यही कहानी होगी, आइसोबारिक प्रोसेस में भी यही वाली कहानी होगी, सिर्फ इतना सा टर्म रह जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो है, ये जो मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको किसके लिए बताया, आइसोकोरिक के लिए। सेम चीज किस में लग जाएगी, आइसोबारिक में। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि भाई वॉल्यूम में चेंजेस नहीं आ रहा है, मतलब प्रेशर में भी चेंज नहीं आ रहा है, मतलब आप प्रेशर को भी चेंज नहीं कर पा रहे हैं, वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रहा है। मान लो आपने एक गैस ली, पिस्टन को प्रेस कर रहे हैं, या फिर पिस्टन ऊपर जा रहा है ना, ये दोनों चीजें समझाया हूँ कि नहीं मैंने आपको, ध्यान करो वो दिन जब गैस खुद वर्क करती थी या गैस पर वर्क किया जाता था, है ना, वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन ऑन द गैस। अब ऑन द गैस बाय द गैस कुछ भी हो, वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है, अब इसमें वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रहा है, तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है मतलब प्रेशर को भी छेड़ा नहीं गया, वो भी कांस्टेंट हो गया। बात समझ में आ रही है, ठीक है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। आप आइसोकोरिक प्रोसेस की बात कर लो या आइसोबारिक प्रोसेस की बात कर लो, यही वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है सर, ये समझ में आ रही है सर, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक्स है बेटा, मजाक में नहीं लेना, है ना, मजाक में लिए मतलब गए। ठीक है, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपके दिमाग को हिला कर रख सकती हैं। ठीक है, तो आप चीज़ों को रिलेट करके अगर पढ़ नहीं पाएंगे तो फिर थर्मोडायनेमिक्स कभी नहीं बनेगा। ठीक है ना, हाँ, तो ऐसा नहीं है कि बहुत टफ चैप्टर है, लेकिन अगर आप चीज़ों को रिलेट करके पढ़ते जाएंगे तो आपसे आसानी से बन भी जाएगा। इससे फिर इजी भी कुछ नहीं है, अगर आपने समझ लिया तो इससे ज़्यादा इजी भी कोई चैप्टर नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। लेकिन अगर आप चीज़ों को रिलेट करके नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर आपको परेशानियां हो सकती हैं। ठीक है, चलो, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया सर। एडियाबेटिक प्रोसेस का बता देते तो ठीक है, देख लेते हैं, एक पॉइंट बना देते हैं, केस 3, एक पॉइंट बना देते हैं, क्या, केस 3 फॉर, है ना। और आइडियल गैस के लिए, किसके लिए ये चीज़ें, आइडियल गैस के लिए, फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस एडियाबेटिक, एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। ओ माय गॉड, क्या लिख रहा हूँ, प्रोसेस, इसमें क्यू कांस्टेंट, क्यू क्या होगा, कांस्टेंट। भाई एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस में होता क्या है, आइडियल केस एडियाबेटिक प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस में है, एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस है। इसमें क्यों, मतलब हीट के साथ में कोई छेड़खानी आप नहीं कर सकते। इस केस में क्या होगा भाई, ये कांस्टेंट, देखो फार्मूले के साइड चलो, कहाँ गया फार्मूला, ये भी कांस्टेंट, टेम्परेचर ऑलरेडी, क्योंकि
कंडीशन क्या लगी है, एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, और आपको मैं जब से बता रहा हूँ आइसोथर्मल एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। चलो यहाँ एक लाइन लिख लो, आइसोथर्मल, क्या आइसोथर्मल, ये ज्यादा अच्छा है। फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस आइसोथर्मल एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, है ना। फॉर आइडियल गैस आइसोथर्मल रिवर्सिबल, आइसो फॉर आइडियल गैस आइसोथर्मल एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर भी कांस्टेंट, अब एडियाबेटिक प्रोसेस है मतलब क्यू भी कांस्टेंट, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट कांस्टेंट, तो डेल्टा एस क्या आएगा, डेल्टा एस कांस्टेंट आ जाएगा। अरे भाई साहब, एडियाबेटिक प्रोसेस है, क्योंकि कोई कुछ भी वैल्यू ले लो, चलो 5 ले लिया मैंने, ठीक है 5 ले लिया मैंने। आइसोथर्मल प्रोसेस है मतलब टेम्परेचर भी कांस्टेंट, चलो 3 ले लिया मैंने। अभी कुछ भी करोगे तो कांस्टेंट ही तो आएगा, हाँ सर कांस्टेंट तो आएगा, तो डेल्टा एस केस में क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, है ना, ठीक है। सर इतनी चीजें समझ में आ रही। अब डेल्टा एस कांस्टेंट आने का मतलब क्या है, जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट आता था तो हम उसको आइसोथर्मल बोलते थे, आइसो वर्ड लगा देते हैं ना, तो हम जब ये बात याद रखना कि जब डेल्टा एस क्या आ जाए, कांस्टेंट हो जाए। डेल्टा एस कैसे हो जाए बेटा, कांस्टेंट हो जाए। डेल्टा एस की वैल्यू यहाँ पर क्या आ चुकी है, कांस्टेंट एडियाबेटिक प्रोसेस में, तो हम इसको क्या बोल देंगे, हम इसको आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस भी बोल सकते हैं। हम इसको क्या बोल सकते हैं, आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि एंट्रोपी क्या हो चुकी है, एंट्रोपी कांस्टेंट हो चुकी है। ओके सर, सिंपल ही है, ठीक है ठीक है ठीक, आगे चलते हैं सर, ठीक है। देखो समझते जाओ, धीरे धीरे समझते आते जाएगा, ठीक है, आगे चल। अब कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो एंट्रोपी को अफेक्ट करते हैं। अब अफेक्टिंग फैक्टर्स क्या हो सकते हैं सर, अफेक्टिंग फैक्टर्स का मतलब ये है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंट्रोपी को कम भी कर सकते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो एंट्रोपी को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं थोड़ा सा, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, हमने डेल्टा एनजी पढ़ा था, डेल्टा एनजी के बारे में हमने स्टडी किए थे। डेल्टा एनजी क्या था बेटा, डेल्टा एनजी था कि प्रोडक्ट, कौन से वाले प्रोडक्ट, लेकिन गैसेस प्रोडक्ट, कौन से वाले प्रोडक्ट, गैसियस प्रोडक्ट, है ना, गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस प्रोडक्ट के जो मोल थे, माइनस हम क्या करते थे, गैसियस रिएक्टेंट के मोल को घटा देते थे, गैसियस रिएक्टेंट के मोल्स को हम क्या करते थे, घटा देते थे, और डेल्टा एनजी आ जाता था। बताया था मैंने आपको डेल्टा एनजी, ठीक है। तो वो डेल्टा एनजी क्या है, इस एंट्रोपी को अफेक्ट करेगा। अब कैसे समझो, सपोज डेट आपके पास में रिएक्टिंग जो रिएक्टेंट था, है ना, अच्छे से समझना इस चीज को, अच्छे से समझना, है ना, अच्छे से समझो। आपके पास में जो रिएक्टेंट था, है ना, अब गैसेस है, पूरी बात किस पे चल रही है बेटा, गैसियस प्रोसेस, पूरी की सभी चीजें, मतलब रिएक्टेंट भी गैसेस गैसियस है, प्रोडक्ट जो बन रहे हैं प्रोडक्ट वो भी गैसियस है। अब ऐसा अगर हो गया कि प्रोडक्ट के मोल ज्यादा बन गए, मान लो प्रोडक्ट के मोल 9 हो गए, लेकिन मतलब प्रोडक्ट के मोल 9 हो जाना मतलब गैसियस प्रोडक्ट मोल, गैसियस प्रोडक्ट के कितने मोल आए, 9 आ गए, कितने आ गए बेटा, 9 आ गए, ठीक है। रिएक्टेंट के सपोज डेट 5 थे, रिएक्टेंट के कितने थे, 5 थे, ठीक है। यही तो करते हैं हम क्या करते हैं, जो गैसियस प्रोडक्ट होते हैं उसके मोल लेते हैं, गैसियस प्रोडक्ट के मोल लेते हैं माइनस गैसियस रिएक्टेंट के मोल से उनको उसको माइनस कर देते हैं। ओके, तो कितना आएगा निकल कर, ये निकल कर आ जाएगा 4, पॉजिटिव आ रहा है सर। सपोज डेट का उल्टा सोच लिया कर, हम उल्टा कैसे सोचे, गैसियस रिएक्टेंट के मोल 9 थे, गैसियस रिएक्टेंट के मोल कितने थे, 9 थे, और जो गैसियस प्रोडक्ट बना उसमें कितने मोल मिले, सिर्फ 5। अब क्या होगा, अब क्या होगा, -4 आएगा। समझ रहे हो चीजों को, ठीक है। अब इसी बात को मैं थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से, थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में मैं लिख देता हूँ। ओके, आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना। अब यहाँ कोई ऐसा सज्जन पुरुष तो नहीं बैठा है जिसको डेल्टा एनजी नहीं पता, तो बेटा
डेल्टा एनजी अगर आपको नहीं पता है तो चलिए मैं आपके लिए एक बार लिख देता हूँ। डेल्टा एनजी क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस। सर सज्जन पुरुष ही कहा आपने, सज्जन महिला नहीं हो सकती क्या? बिल्कुल महिला भी हो सकती है, लेकिन महिला नहीं लड़की होगी। महिला क्यों देखेगी भाई मेरा लेक्चर? ठीक है सर। ओके, तो डेल्टा एनजी ये होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं और इधर कोने में रख देता हूं। ठीक है, ओके सर। अब उसी से दो कंडीशन बनने वाली, इफ है ना, पहला फैक्टर अफेक्टिंग इफ डेल्टा एनजी, इफ डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0, इफ डेल्टा एनजी लेस देन 0। इसका मतलब क्या है? ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है? कि डेल्टा एनजी पॉजिटिव है। डेल्टा एनजी कैसा है? पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है? डेल्टा एनजी नेगेटिव। अब एक बात बताओ कि रिएक्टेंट थे 2, प्रोडक्ट बन गए 5। रिएक्टेंट थे 2, प्रोडक्ट बन गए 5, मतलब एंट्रोपी इंक्रीज हो रही दादा, रेंडमनेस बढ़ रही है। समझ में आ रही चीजें? रिएक्टेंट थे 2, प्रोडक्ट के मोल हो गए 5। पूरा गैसेस पे बात चल रही है। पहली बात तो दिमाग को डिस्टर्ब नहीं करने का, पूरी बात किस पे चल रही है? गैसेस, गैसियस पे। ठीक है, पूरी गैसियस स्टेट है गैस। ओके, हाँ। तो रिएक्टेंट में कितने मोल थे? 2। प्रोडक्ट में कितने मोल थे? 5। प्रोडक्ट के मोल बढ़ने का मतलब क्या है? प्रोडक्ट के मोल बढ़ने का मतलब है कि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। डेल्टा एनजी की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब ही है कि डेल्टा एस भी पॉजिटिव है। डेल्टा एस भी कैसा है? पॉजिटिव है। ओके, इसका उल्टा भी सोच लो, डेल्टा एस की वैल्यू निगेटिव आ रही, सॉरी डेल्टा एनजी की वैल्यू निगेटिव आ रही है। डेल्टा एनजी की वैल्यू निगेटिव आ रही है, दैट मीन्स डेल्टा एस भी निगेटिव आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई साहब? क्यों नहीं आएगा? देखो इधर, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। उधर कहाँ देख रहे हो? इधर देखो। ये समझो कि आपके पास में रिएक्टेंट मोल थे 7, प्रोडक्ट के मोल हो गए 3। मतलब इसका क्या मतलब है? कि रिएक्टेंट के मोल थे ज्यादा, प्रोडक्ट के मोल हो गए कम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एंट्रोपी कम हो गई। ठीक है, मॉलिक्यूल्स, एटम, आयंस, व्हाटएवर यू से, वो पास में आ गए हैं बेटा, अरेंज्ड हो रहे हैं। और एंट्रोपी है क्या? एंट्रोपी तो डिसऑर्डर है, एंट्रोपी तो डिसऑर्डर है। समझ में आ रही है ना चीजें? तो इस केस में डेल्टा एस क्या होगा? निगेटिव होगा। ओके सर, जब डेल्टा एनजी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो डेल्टा एस भी पॉजिटिव होगा। डेल्टा एनजी की वैल्यू निगेटिव होगी तो डेल्टा एस भी निगेटिव होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। पॉइंट सेकंड, फिजिकल स्टेट में अगर हम देखें, यहां से तो मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था। फिजिकल स्टेट में सभी पूरी जनता को पता है ना? जब 9th क्लास में थी जनता, तभी जनता को पता चल जाता है कि एंट्रोपी जो है वो गैस की सबसे ज़्यादा होती है, फॉलोड बाय लिक्विड एंड फिर सॉलिड, एंड फिर क्या? सॉलिड। इसको अगर आपको डायग्राम के थ्रू समझना है, इस बात को अगर आपको डायग्राम के थ्रू समझना है, तो जो मेरा फर्स्ट पेज था वहां पर मैंने इसका डायग्राम लगा के रखा है। देखो, समझ में आ रहा है? देखो, ये है सॉलिड, ये लिक्विड और ये गैस। देखो, गैस के मॉलिक्यूल, एटम, आयन, जो भी बोलो, सब दूर दूर है, काफी दूर है। सॉलिड के देखो कितने अरेंज्ड है, वेल अरेंज्ड है। ठीक है, पूरा अरेंजमेंट है, देखो बेहतरीन तरीके से अरेंज किए गए हैं। ठीक है, एज कंपेयर टू सॉलिड, लिक्विड के बहुत ज्यादा दूर नहीं है, थोड़े थोड़े दूर है। देखो थोड़ा थोड़ा गैप है बस, थोड़े थोड़े दूर, हाँ, लेकिन अरेंज नहीं है। एक चीज आपको समझ में आ रही होगी, अरेंज नहीं है, इधर के उधर है। समझ में आ रही बात? सॉलिड में पूरे अरेंज्ड। ठीक है, क्रिस्टल लेटिस बनाते हैं सॉलिड, पहले एक चैप्टर हुआ करता था सॉलिड स्टेट,
है ना। अब फिजिक्स में थोड़ा बहुत है सॉलिड के बारे में, ठीक है। तो देखो क्रिस्टल लेटिस बन रही है, लिक्विड की क्रिस्टल लेटिस तो नहीं बनती और सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़े थोड़े दूर होते हैं, ठीक है। समझ में आया एंट्रोपी क्यों ज़्यादा है, क्योंकि डिस्टर्बेंस डिसऑर्डर सबसे ज़्यादा कहाँ है, गैस में है। डिसऑर्डर सर ये तो ऐसा लग रहा है कि कहीं आप हमारे माइंड की बात तो नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे माइंड की एंट्रोपी बहुत ज़्यादा है, डिसऑर्डर बहुत है तुम्हारे दिमाग में। समझ में आई बात। तो अगर आपको, हाँ, यूनिवर्स की एंट्रोपी भी पढ़ना चाहती है, ठीक है, पे आएगा एक थर्मोडायनेमिक सेकंड लॉ जो मैं अगले लेक्चर में लेके आऊंगा। तो यूनिवर्स भी अपनी एंट्रोपी बढ़ाना चाहता है, सब अपनी एंट्रोपी को इंक्रीज करना चाहते हैं, समझ में आई बात। लेकिन आप अपनी एंट्रोपी को इंक्रीज करने की कोशिश ना करें। अपने दिमाग की रैंडमनेस, अपने दिमाग का जो डिसऑर्डर है उसको अरेंज करें, ओके। हाँ सर, ये ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर आप गैसियस मोल को बढ़ाएंगे, है ना, अभी तो मैंने बताया था, अगर आप नंबर ऑफ गैसियस मोल इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या कर रहा हूँ, पर आप मोल्स ऑफ गैसियस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल, या ऑन इंक्रीज गैसियस मोल्स से अच्छा ये है कि ऐसा लिख लेते हैं, ऑन इंक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग ऑन ऑन इंक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग गैसियस मोल्स, ऑन इंक्रीजिंग गैसियस मोल, गैसियस मोल, ठीक है। तो अगर आपने गैसियस मोल को इंक्रीज कर रही है, मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स को बढ़ाए जा रहे हो, मोल से इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। गैसेस मोल्स इंक्रीज करना इसका मतलब क्या है, और गैस में सबसे ज्यादा डिसऑर्डर होता है, इसका मतलब है कि एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब ही है क्या, इसका मतलब साफ सुथरा और एकदम क्लियर है कि एंट्रोपी जो है, इसका मतलब ये है एंट्रोपी भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। समझ में आई बात, है ना। नंबर ऑफ, या फिर ऑन इंक्रीजिंग गैसियस मोल, अगर आपने गैसियस गैसियस मोल्स को इंक्रीज किया, गैसियस मोल को इंक्रीज किया, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ही है सर कि एंट्रोपी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। मतलब ये क्या, एंट्रोपी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। नो लिख दिया था, बताओ। ऑन इंक्रीजिंग गैसियस मोल्स, अगर आपने गैसियस मोल्स को इंक्रीज कर दिया तो आपकी एंट्रोपी भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक है सर। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या होगा सर, ऑन इंक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से भी एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है। क्यों, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे डिसऑर्डर बढ़ता जाएगा, और डिसऑर्डर बढ़ने का मतलब ये कि एंट्रोपी क्या करते जा रही है, धीरे धीरे इंक्रीज करते जा रही है। ओके सर, ठीक है, दोनों बातें समझ में आ गई, बिल्कुल सर, दोनों बातें समझ में आ चुकी हैं, दोनों बातें हमारे समझ में आ चुकी, दोनों बातें समझ में आ चुकी। दो पॉइंट को मैंने अलग अलग करके अलग अलग कलर से बता दिया, ठीक है। ओके, आगे चलें, ठीक है, आगे चलते हैं सर। तो आगे हम ये समझेंगे कि जब हम मिक्सिंग करते हैं, क्या मिक्सिंग करते हैं, सॉलिड का सॉलिड में मिक्सिंग करेंगे, सॉलिड को सॉलिड में मिक्स कर देंगे, ठीक है, लिक्विड को लिक्विड में मिक्स कर देंगे, लिक्विड प्लस लिक्विड, ठीक है, गैस प्लस गैस, सब मिक्सचर बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मिक्सचर बना रहे हैं दादा। मिक्सचर बनाने पर हमेशा याद रखना, हमेशा क्या याद रखोगे, ये करने पर हमेशा एंट्रोपी इंक्रीज होती है, हमेशा एंट्रोपी क्या करती है, इंक्रीज होती है। समझ में आ रही बातें, बिल्कुल सर समझ में आ रही हैं, ठीक है। सर प्रेशर के साथ कुछ नहीं होता क्या, प्रेशर के साथ भी होता है बेटा, प्रेशर वाला भी याद किस नंबर आएगी पर बात। है?
5th नंबर पर है बेटा प्रेशर। प्रेशर प्रेशर कैसे अफेक्ट करेगा एंट्रोपी को, ठीक है। तो प्रेशर को डिक्रीज करने पर, प्रेशर को डिक्रीज करने पर, भाई प्रेशर डिक्रीज अगर करोगे, प्रेशर डिक्रीज का मतलब क्या है कि मान लो किसी कंटेनर में आपने गैस रखा है और आप प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हो, मतलब गैसेस मॉलिक्यूल को ज़्यादा स्पेस मिल रहा है, ठीक है। तो रेंडमनेस कहीं ना कहीं बढ़ रही है, डिसऑर्डर कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। तो प्रेशर को डिक्रीज करने पर एंट्रोपी इंक्रीज होती है, प्रेशर को डिक्रीज करने पर एंट्रोपी इंक्रीज होती है। जो समझ में आ रही है, प्रेशर को डिक्रीज करने पर एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज कर। तो ये चीज़ें आपको आई होप समझ में आ गई होंगी कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एंट्रोपी क्या क्या है। समझ में आई बातें। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब है हमारे पास हेडिंग क्या लगी हुई है बेटा, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन। सर फेज ट्रांजिशन का मीनिंग क्या है, फेज ट्रांजिशन का मीनिंग क्या है। फेज ट्रांजिशन का मीनिंग होता है बेटा कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चले जाना, जैसे सॉलिड से लिक्विड में चले जाना, लिक्विड से गैस स्टेट में चले जाना, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं फेज चेंज करना, स्टेट चेंज करना, फेज ट्रांजिशन होगा। ओके, तो फेज ट्रांजिशन में एंट्रोपी चेंज क्या होगा, है ना, छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं, है ना, तो ध्यान से समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन की प्रोसेस जब होगी। अब फ्यूजन क्या होगा बेटा, फ्यूजन क्या होगा कि सॉलिड स्टेट से आप लिक्विड स्टेट में चले जाएंगे, इस प्रोसेस को हम फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। द एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड चेंज, व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, मतलब सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जब हम मूव करेंगे, जब हमारा फेज चेंज होगा, स्टेट चेंज होगी, तो एंट्रोपी में क्या चेंज आएगा, बस इतनी सी बातें हैं। द एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड, व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, है ना, टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर पर। मेल्टिंग क्या होता है, सॉलिड का लिक्विड में चेंज हो जाना। अब सॉलिड लिक्विड में जिस टेम्परेचर पर चेंज होगा, उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। बात समझ में आ रही है ना बात। तो मेल्टिंग पॉइंट भी तो एक प्रकार का टेम्परेचर ही है, एक प्रकार का नहीं, टेम्परेचर ही है। समझ में आई बात। द एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। तो सॉलिड स्टेट का लिक्विड स्टेट में चले जाना, इस स्टेट में जाने पर एंट्रोपी में क्या चेंज आएगा, है ना, एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन मोल, या फिर आप इसको डेल्टा एस एफ भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि फ्यूजन वाली बात है, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। अब मोल में, है ना, 1 मोल के लिए हम इसको देख रहे हैं, तो यहाँ पर मोल लिखा हुआ है। ओके, क्या होगा, डेल्टा एस एफ की वैल्यू क्या आएगी बेटा, डेल्टा एस एफ की वैल्यू आएगी डेल्टा एच फ्यूजन। मतलब देखो टेम्परेचर को क्या रखा गया होगा, टेम्परेचर, टेम्परेचर को कहीं ना कहीं आइसोथर्मल प्रोसेस में बात की जा रही है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस में बात की जा रही है, क्योंकि मैंने एंट्रोपी का फॉर्मूला आपको क्या बताया था भाई, एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू रिवर्सिबल, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। अब आप कंपैरिजन करके देख लीजिए, है ना। हम यहाँ पर जो हीट जो बात कर रहे हैं, हम हीट फ्यूजन वाली बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूजन की, इसलिए हमने क्यू रिवर्सिबल की जगह पे क्या रखा है, डेल्टा एच। भाई एच क्या, एच एक एंथैल्पी है, एच क्या है, एंथैल्पी है, एंथैल्पी मतलब हीट ही तो है, और क्या है, तो ठीक है। तो देखो द एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, 1 मोल सॉलिड चेंज हो गया किसमें, लिक्विड में चेंज हो गया, तो इस स्टेट में जो एंट्रोपी में चेंज आया है, तो हम क्या बोल रहे हैं, डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी, ठीक है, डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी। कोई नई चीज नहीं है, फार्मूला वही है, फार्मूला वही है, बस हमारी जो हीट है, अब जो हमने हीट लिया है वो क्या है, एंथैल्पी है, एंथैल्पी चेंज हो रही है, क्योंकि आप सॉलिड स्टेट से किस में जा रहे हैं, लिक्विड स्टेट में जा रहे हैं। समझ में आई बात। एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन क्या होता है भाई, लिक्विड स्टेट से वेपर, लिक्विड स्टेट से वेपर, मतलब समझ में आ रही है ना बातें, कि लिक्विड स्टेट से आप कौन सी स्टेट में चले गए, वेपर स्टेट में चले गए। तो जब आप लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में चले जाएंगे, इसको, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। या सिंपली बोले तो पानी का भाप बन जाना, पानी क्या है, लिक्विड है, भाप बन गया मतलब क्या, वेपर स्टेट में आ गया ना, वो भाप ही तो वेपर है, और क्या, ठीक है। तो द एंट्रोपी चेंज, अब ये भी पर मोल के, 1 मोल के लिए निकाला गया है, कितने के लिए निकाला गया है, 1 मोल के लिए, है ना। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं, डेल्टा एस वेप से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। डेफिनेशन को अच्छे से रीड करो, द एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल लिक्विड, व्हेन 1 मोल लिक्विड
चेंजेस इनटू वेपर। अगर 1 मोल लिक्विड आपने लिया है, 1 मोल लिक्विड अपने वेपर स्टेट में चेंज हो रहा है, फेस ट्रांजिशन हो रही है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है भाई, है ना। देखो बॉइलिंग पॉइंट की, वैसे तो बॉइलिंग पॉइंट को मैं बहुत अच्छे से सोल्यूशन में बताता हूँ। बॉइलिंग पॉइंट ये समझ लो कि लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में जा रहा है। अब ये जिस टेम्परेचर पर ये हो रहा होगा, उस टेम्परेचर को ही हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी एक टेम्परेचर ही है, फ्रीजिंग पॉइंट भी एक टेम्परेचर ही है, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट भी एक टेम्परेचर ही है। समझ में आई बातें, ठीक है सर। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, डेल्टा एच वेपराइजेशन की। जब वेपराइजेशन हुआ, जब लिक्विड स्टेट से आप वेपर स्टेट पे चले गए, तो जो हीट में चेंज आया होगा, जो भी हीट में चेंज आया होगा, ऊपर फार्मूले में क्यू होता है ना, तो जो भी हीट में चेंज आया होगा, उस चेंज को हमने डेल्टा एच वेपराइजेशन बोल दिया है, ठीक है। अरे भाई एंथैल्पी और कोई दूसरी चीज नहीं है। देखो एंथैल्पी, कई लोग कंफ्यूजन में जीते रहते हैं, ठीक है। एंथैल्पी और हीट, है ना, एंथैल्पी एंड हीट, हाँ। एंथैल्पी एंड हीट बहुत कुछ अलग चीजें नहीं है बेटा, समझ में आई बातें। सब हीट ही है, बस क्या है देखो, मैंने वर्क पढ़ाया, मैंने आपको हीट पढ़ाया, ये सब क्या है, सब कुछ नहीं है, ये इधर से उधर हीट को ट्रांसफर करने के एक जरिया है बस। समझ में आई बातें, ओके सर। टोटल हीट कंटेंट को ही हम क्या बोलते थे, टोटल हीट कंटेंट को ही हम क्या बोल रहे थे, एंथैल्पी बोल रहे थे। अगर आप प्रीवियस लेक्चर आपने देखा होगा या आपने नोट्स बनाई होगी, तो हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर ही तो क्या था, एंथैल्पी था। बात समझ में आ रही ना, ठीक है सर, ओके सर। आगे चलते हैं। एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, जैसे कपूर आपने देखा होगा, कपूर, कपूर देखें सॉलिड स्टेट से सीधे वेपर स्टेट में चला जाता है, ठीक है। नहीं तो प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि सॉलिड से पहले लिक्विड में जाना चाहिए, फिर लिक्विड से वेपर बनना चाहिए। लेकिन एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन क्या है, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन का मतलब यह है कि सॉलिड स्टेट से सीधे वेपर स्टेट में चले गए। अब जब आपने इस फेज ट्रांजिशन किया होगा, जब आपने स्टेट चेंज की होगी, तो जो हीट में जो चेंज आया होगा, उसको हम डेल्टा एच सब्लिमेशन बोल देंगे, ठीक, ओके सर। द एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल सॉलिड चेंजेस इनटू वेपर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी न किसी टेम्परेचर पे हुआ होगा। देखो हर किसी फार्मूले में अगर आप देखेंगे तो टेम्परेचर में चेंज नहीं है बेटा, प्रोसेस एक तरीके से कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रही हैं। जितनी भी प्रोसेस होंगी, जितनी भी प्रोसेस, मतलब एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, मतलब ये सब क्या है, एक टेम्परेचर पर, एक टेम्परेचर डिसाइड कर दिया गया है। समझ में आई बात, मतलब एक तरह से आइसोथर्मल प्रोसेस हो रही है, एक तरह से टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया है, ओके, ठीक है सर। कंफ्यूजन का पॉइंट नहीं बनना चाहिए, ठीक है। अब किसी को ये कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है कि सर एंथैल्पी क्या है, एंट्रोपी क्या है। मैंने आपको एंथैल्पी बताया था एंथैल्पी, एंथैल्पी के बारे में भूल तो नहीं गए, ठीक है। देखो पुराने लेक्चर्स का बेटा अगर आपने माइंड में सेट करके नहीं रखेंगे तो आप प्रॉब्लम में चले जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको बता चुका था कि एंट्रोपी, एंथैल्पी, हीट, ये कुछ अलग अलग चीजें नहीं है। समझ में आई बात है, अलग अलग चीजें नहीं है। देखो एंथैल्पी की अगर आप डेफिनेशन को आप रीड करेंगे तो आप क्या होगा कि हीट कंटेंट, है ना, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब प्रेशर को कांस्टेंट करके जो टोटल हीट है वो एंथैल्पी है, और कोई नई चीज नहीं है, सब एक जैसी ही चीजें हैं। समझ में आई बात है, ठीक है सर, ओके सर। आगे चलते हैं। अब देखो कुछ फेमस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्पल है जो एंट्रोपी चेंज को बताते हैं कि भाई एंट्रोपी का चेंज पॉजिटिव होगा, एंट्रोपी का चेंज निगेटिव होगा, क्या होगा, ठीक है। देखो जैसे फर्स्ट पॉइंट को अगर आप रीड करके देखेंगे तो फर्स्ट पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है सर, फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है एंट्रोपी ऑफ ग्रेफाइट, एंट्रोपी ऑफ ग्रेफाइट इज ग्रेटर देन एंट्रोपी ऑफ डायमंड। इसका क्या मतलब है, देखो ग्रेफाइट और डायमंड बोथ आप बोथ आर कार्बन एलोट्रोप्स, ठीक है, ये दोनों कार्बन के बेटा एलोट्रोप्स हैं, पहली बात। तो दूसरी बात ये है कि जो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है, लेयर्ड स्ट्रक्चर है ना, का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, लेयर्ड स्ट्रक्चर है ना, लेयर्ड बोलो या फिर एक लीनियर स्ट्रक्चर है, ठीक है। एंट्रोपी ऑफ डायमंड, डायमंड की एंट्रोपी
से ज़्यादा एंट्रोपी होती है किसकी, ग्रेफाइट की। अब भाई लेयर्ड स्ट्रक्चर है, अगर आपने ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को हीट प्रोवाइड की है या उसको किसी टेम्परेचर पे आपने ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को, मतलब कार्बन को ही समझ लो, आपने कार्बन है लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या है, ग्रेफाइट वाला है, वो कार्बन है लेकिन वो कौन सा वाला है, डायमंड वाला है। तो जो डायमंड जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, जो डायमंड का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो एक प्रॉपरली एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ना। अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर है तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर का मतलब है कि इसमें जो कार्बन एटम होंगे वो वेल अरेंज्ड होंगे। ठीक है, इसमें जो कार्बन एटम होंगे वो बहुत ही ज़्यादा वेल अरेंज्ड होंगे, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से रहेंगे, है ना। क्योंकि जो सॉलिड, देखो दोनों सॉलिड ही हैं, ग्रेफाइट भी सॉलिड है, डायमंड भी सॉलिड है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर लेयर्ड है, ऐसा लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ऐसा लीनियर स्ट्रक्चर है, ठीक है। और जो डायमंड का स्ट्रक्चर है बेटा, डायमंड का स्ट्रक्चर पूरा का पूरा एक क्यूबिक लेटिस के जैसा है। क्यूब देखा है आपने, क्यूबिक लेटिस के जैसा है ना। अगर मेरे पास यहाँ कहीं ऐसा मैं बता सकूँ कि क्यूबिक लेटिस कैसी होती है, अब मेरे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है बेटा, ठीक है। चलो, तो डायमंड स्ट्रक्चर जो होता है एक पूरा का पूरा एक क्यूबिक स्ट्रक्चर, एक वेल अरेंज्ड होते हैं कार्बन। तो जब अगर आप एंट्रोपी की अगर आपने समझ लो कि डायमंड को भी हीट कर दिया, ग्रेफाइट को भी हीट कर दिया, तो ग्रेफाइट में लेयर्ड स्ट्रक्चर है तो कार्बन एटम जल्दी 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 टूट जाएंगे, मतलब स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, फटाफट डिस्टर्ब होगा। और डायमंड के स्ट्रक्चर में क्या होगा, डायमंड के स्ट्रक्चर में वेल अरेंज्ड है तो पहली बात तो आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ज़्यादा हीट देना पड़ेगा कार्बन एटम्स को अलग अलग करने के लिए। तो जो जितना जल्दी अलग अलग होगा, जो जितना जल्दी डिसऑर्डर फॉर्म में आएगा, डेट मीन्स उसकी एंट्रोपी उतनी ही ज़्यादा होगी। समझ में आ रही बातें। अब भाई डायमंड का स्ट्रक्चर है, वेल स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर है वो, और वो क्यूबिक शेप में भी है ना, एक क्रिस्टल लेटिस का फॉर्मेशन करके बैठा हुआ है। तो जब आप उसको हीट देंगे, टेम्परेचर देंगे, तो पहली बात तो ये कि आपको हीट और टेम्परेचर दोनों ज़्यादा देना पड़ेगा, और वो बहुत जल्दी डिसऑर्डर फॉर्म में आने वाला नहीं है। इज डेट क्लियर एवरीवन? ओके सर। अब यहाँ देखो, यहाँ पे बेटा कुछ टाइपिंग मिस्टेक है या फिर देखते हैं, है ना, थोड़ा सा ब्लैक इंक से ट्रेस कर देते हैं, है ना, ध्यान दो। एक्वस लिखा हुआ है बेटा, एक्वस मीन्स वाटर, एक्वस मीन्स वाटर। एग्यू कहीं पर भी लिखा है अगर केमिस्ट्री में, तो आप इस बात को समझ जाना कि उसका मीनिंग क्या है कि वाटर। अब देखो, NH4Cl सॉलिड स्ट्रक्चर में था, NH4Cl किस में था, सॉलिड स्ट्रक्चर में था, ठीक है। मैं ब्लैंक स्लाइड का यूज़ करता हूँ। मान लो कि NH4Cl है, NH4Cl। अब ये आयनिक कंपाउंड है, कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड NH4Cl। सपोज डेट मैंने मान लिया कि NH4Cl जब सॉलिड स्टेट में था तो एक क्यूबिक लेटिस में का स्ट्रक्चर रखता था, है ना, ठीक है। अब NH4Cl जो है, एक और बात बेटा, डायमंड जो है ना, अब ये सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर हट गया है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जो डायमंड है, जो डायमंड जो है ना, ये डायमंड बेटा FCC लेटिस में होता है, FCC लेटिस में। FCC लेटिस क्या है बेटा कि FCC लेटिस का मतलब ये है कि जो डायमंड में जो क्यूब का जो फेस होता है, फेस पर भी कंस्टिट्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है, मतलब फेस पर भी कार्बन प्रेजेंट होगा, है ना। तो क्यूब को उठा के देखना, क्यूब की फेसेस होती है ना, 1 2 3 4, है ना, ये फेसेस होती हैं। तो फेस पर भी प्रेजेंट है कार्बन एटम, प्लस कॉर्नर पर भी प्रेजेंट है ना। अब यहाँ पर सर फेस बता देते तो बड़ा अच्छा रहता। देखो फेस पर भी प्रेजेंट है, मतलब ये ऐसा, कहाँ जा रहा हूँ, सॉलिड स्टेट में जा रहा हूँ। देखो ये एक क्यूब है, तो ये यहाँ फेस पर भी प्रेजेंट है, ठीक है, ये फेस है, और कॉर्नर्स पर भी प्रेजेंट है। कहाँ पर प्रेजेंट है बेटा, कॉर्नर पर। ये कॉर्नर है ना, दिखाई दे रहे हैं, ये देखो ये कॉर्नर्स पर भी है, कॉर्नर्स 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो सभी कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है, और फेस पर भी है। समझ में आई बात, फेस पर भी है और कॉर्नर्स पर भी है। अब समझो, है ना, मैंने वो एक्स्ट्रा जानकारी आपको दे दी। चलो देखते हैं, NH4Cl है, फॉर एग्जाम्पल के लिए NH4Cl एक क्यूबिक लेटिस में है, किसमें है, क्यूबिक लेटिस में ऑक्यूपाई करता है। अब भाई सॉलिड स्टेट में वेल अरेंज्ड है, ठीक है, अरेंजमेंट बढ़िया है यहाँ पर NH4Cl, बिल्कुल, है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं 2D में बात करूँ तो NH4Cl NH4Cl NH4Cl,
ऐसा वेल अरेंजमेंट है। अब आपने क्या किया, NH4Cl को आपने वाटर में ले लिया, किसमें ले लिया, वाटर में। अब ये बात पता होना चाहिए कि भाई हमने जब इसको वाटर में लिया है, अब चूंकि ये एक आयनिक सॉलिड है तो ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। तो आयंस में डिसोसिएट होगा तो कैसे होगा, NH4 प्लस एंड Cl माइनस, NH4 प्लस एंड Cl माइनस। अब ये क्या हुआ है ना, अब ये क्या हुआ, मान लो ये कोई वाटर कंटेनर है, फ्री हो गया। ये कैसा हो गया बेटा, ये हो गया फ्री। अब NH4 प्लस और Cl माइनस है ना, फ्री मूवमेंट कर रहे हैं, फ्री हो गए, पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं ये। NH4 प्लस एंड Cl माइनस जो है वो पूरी तरह से क्या हो चुके हैं, फ्री हो चुके। ठीक है, ये Cl माइनस इधर उधर घूमने लगा। ठीक है, पूरा का पूरा खेल हो रहा है किसमें, एक्वस मीडियम में, पानी मिला हुआ है, फ्री हो गए। अब ये एक दूसरे के साथ में जो इनका स्ट्रक्चर था, सॉलिड जो स्ट्रक्चर था, वो सॉलिड स्ट्रक्चर पूरी तरह से खराब हो चुका है। ठीक है, तो जब ये पास पास में थे तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो पूरी तरह से कम हो चुका है। समझ में आ रही बात, जैसे ही आपने उसको किस में लिया, वाटर में ले लिया। अब ये दूर दूर जाके अब ये डिसऑर्डर आ गया, और जितना ज़्यादा डिसऑर्डर आएगा उतनी ज़्यादा एंट्रोपी इंक्रीज कर जाएगी। आई होप आपको ये बातें क्लियर हो रही। हाँ सर, बातें तो बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। वही वाली बातें यहाँ लिखी गई है ना, वही वाली बातें यहाँ पे थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखी गई हैं कि NH4 प्लस एक्वस में था। इन दिस प्रोसेस NH4 प्लस एंड Cl माइनस आयन आर फ्री टू मूव इन सोल्यूशन। ओके, समझ में आ रही बातें, वेयर अस दे आर नॉट फ्री टू मूव इन सॉलिड। मैंने आपको बताना कि जब ये सॉलिड स्टेट में थे तो ये फ्रीली मूवमेंट इनका नहीं हो पा रहा था, हैंस है ना, हैंस डेल्टा एस, हैंस डेल्टा एस मतलब एंट्रोपी में जो चेंज है इज पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। ओके, फॉर दिस टाइप ऑफ डिसोसिएशन प्रोसेस, इस प्रकार की जो डिसोल्यूशन प्रोसेस हो, सॉरी डिसोसिएशन कह दिया था, इस प्रकार की जो डिसोल्यूशन प्रोसेस होती है ना, मतलब आप किसी भी आयनिक सॉलिड को अगर एक्वस मीडियम में आप ले लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि एंट्रोपी इंक्रीज कर जाएगी बिकॉज ऑफ आयंस फ्री इन एक्वस मीडियम। ओके सर, है ना। थर्ड पॉइंट देखो, ऑन एडिशन ऑफ HCl इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ Ag प्लस आयंस एंट्रोपी डिक्रीज ड्यू टू प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl। देखो अब यहाँ उल्टा है, ठीक है, यहाँ पे उल्टा कैसे है, देखो ऑन एडिंग ऑफ HCl को आपने ऐड किया इन द एक्वस सोल्यूशन ऑफ Ag प्लस, मतलब एक्वस सोल्यूशन था Ag प्लस का, ध्यान से समझो। चलो इसको भी समझा देता हूँ मैं अच्छे से, ये चीज़ें समझ में आ गई। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, यहाँ कहीं पर एक्वस सोल्यूशन था, बढ़िया Ag प्लस आयन जो थे वो फ्रीली मूव कर रहे थे, फ्रीली मूव कर रहे थे। Ag प्लस आयन एक्वस मीडियम में, Ag प्लस, बहुत सारे Ag प्लस थे। जैसे तुम लोगों की अभी एग्ज़ाम जब एंड हो जाएगी तो तुम लोग भी फ्रीली मूवमेंट करोगे, यहाँ से वहाँ घूमोगे, ठीक है, ये चीज़ है। फिर तुम्हारे पास में एक टास्क दे दिया जाएगा कि भाई 11th क्लास में आ चुके हो, या 11th वाले स्टूडेंट 12th में चले जाएंगे, ठीक है, तो बोर्ड क्लासेस में चले जाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं तुम लोगों की एंट्रोपी को डिक्रीज कर दिया जाएगा, ठीक है, फ्रीली मूवमेंट को कम कर दिया। अब देखो यहाँ पर Ag प्लस आयन बढ़िया तरह से घूम रहे थे, तुमने इसमें क्या ऐड किया, तुमने इसमें डाला AgCl, सॉरी तुमने इसमें क्या डाला, HCl, क्या डाल दिया, HCl। जैसे तुमने इसमें HCl ऐड किया, Ag ने क्या किया, इस Cl माइनस को पकड़ के क्या बना लिया, AgCl। अब AgCl बेटा एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, AgCl एक कैसा स्ट्रक्चर है, सॉलिड स्ट्रक्चर है, ऊपर से क्या बन रहा है, PPT, PPT मतलब प्रेसिपिटेट, नीचे आके बैठ जाएगा। तो आपने एक फ्रीली मूवमेंट आयन को, एक आयन था Ag प्लस नाम का, वो फ्रीली मूवमेंट कर रहा था, बाहर से आपने HCl मिलाकर एक आयनिक सॉलिड बना दिया, एक आयनिक सॉलिड बना दिया, मतलब एक्वस फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में लेकर आ गए, ठीक है, एक्वस फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में लेकर, मतलब इसका अपोजिट है, इसमें सॉलिड से एक्वस फॉर्म में लेके गए थे, इसमें एक्वस फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में लेकर आ गए। ऊपर से PPT बन गया, PPT क्यों बना, क्योंकि वो सॉलिड स्ट्रक्चर में आ गया है, वो बीकर के नीचे बैठ जाएगा। ओके, तो इस केस में आपने क्या किए थे कि डिसऑर्डर फॉर्म से ऑर्डर फॉर्म में लेकर आ रहे हो, समझ में आ रही है बात में, डिसऑर्डर फॉर्म था, बढ़िया घूम रहा था, उससे लेकर तुमने एक ऑर्डर फॉर्म में लेकर आए, मतलब एंट्रोपी डिक्रीज करेगी। ओके, तो वही वाली बात यहाँ लिखी गई है, वही वाली बात लिखी गई है कि ऑन एडिशन ऑफ HCl इन द एक्वस सोल्यूशन ऑफ Ag प्लस आयन एंट्रोपी डिक्रीज ड्यू टू प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl, मतलब कहीं ना कहीं सॉलिड बन चुका है। ऑन बॉइलिंग ऑफ एग, है ना, हाँ सर एग तो सभी लोगों ने खाया है, ठीक,
एग को बॉईल करते हैं आप लोग। एग को बॉईल करने पर क्या होता है बेटा, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स अकर, थस एंट्रोपी इंक्रीज। देखो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स जो होता है, वैसे तो ये बायोलॉजी का टॉपिक है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, पर मैं आपको थोड़ा सा ऐसा इमेज फॉर्म में समझाता हूँ, ठीक है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या चीज़ होती है ना, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना। देखो क्या होता है ना कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर बेटा पूरा ऐसा कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा ऐसा कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन ये है ना, क्योंकि एग में क्या होता है, प्रोटीन होता है। एग में क्या होता है बेटा, प्रोटीन होता है। अब देखो ये एग में होता है प्रोटीन, है ना। ये लाइंस को एक बार फिर से रीड करो। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन अकर, डीनेचुरेशन मतलब नेचुरेशन से डीनेचुरेशन में क्या होता है, देखो ये कॉइल्ड फॉर्म में होता है प्रोटीन। प्रोटीन किस फॉर्म में होगा, प्रोटीन होगा कॉइल्ड फॉर्म में, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसको बॉईल किया, मतलब एक तरह से टेम्परेचर दे दिया। बॉईल करना मतलब क्या, टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपने एग को लिया, किसी ने कंटेनर में लिया, फिर आप वाटर डालते हैं, फिर आप गैस स्टोव ऑन करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करते हैं आप लोग। तो एक्चुअल में आप कर क्या रहे हैं कि डीनेचुरेशन कर रहे हैं। नेचुरेशन ये वाली, ये ऐसा अगर है, मतलब बिफोर बॉइल्ड, जब आपने बॉईल नहीं किया था तो एग में जो प्रोटीन था वो नेचुरेशन था। अब आपने से क्या होगा कि डीनेचुरेशन का मतलब है बेटा कि कॉइल्ड स्ट्रक्चर पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया, ये ऐसा हो गया। तो इस वजह से क्या होता है कि एंट्रोपी इंक्रीज कर जाती है। हाँ, इस वजह से क्या होता है कि एंट्रोपी इंक्रीज कर जाती है। मतलब आप नेचुरेशन फॉर्म से सीधे डीनेचुरेशन फॉर्म में आ गए हैं, है ना। मतलब पूरा का पूरा कॉइल्ड स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो चुका है और वो एक लीनियर फॉर्म में आ जाएगा, मतलब ऐसा, है ना। ये कॉइल्ड फॉर्म था, बिल्कुल इधर से उधर, इधर से उधर थे, है ना। अब ये एकदम से फ्री मूवमेंट हो गया। तो इस वजह से क्या है कि एंट्रोपी जो है इंक्रीज कर जाती है, ठीक है सर। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, अगर आप रबर को स्ट्रेच करते हैं तो क्या होगा बेटा, ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड इट्स लॉन्ग फ्लेक्सिबल मैक्रोमोलिक्यूल्स गेट अनकॉइल्ड। देखो यहाँ पर भी वही बात है ना, कि अगर आपने स्ट्रेच किया किसको, रबर को, रबर तो आपने सबने देखा होगा, जब रबर को हम स्ट्रेच करते हैं तो क्या होगा, स्ट्रेच करने पर रबर बैंड इज लॉन्ग फ्लेक्सिबल मैक्रोमोलिक्यूल्स गेट अनकॉइल्ड। देखो कहीं ना कहीं वो भी कॉइल्ड ही रहा होगा, जो रबड़ का जो स्ट्रक्चर है वो कॉइल्ड रहा होगा। अब आपने क्या किया कि खींच दिया, खींचने पर क्या हुआ, खींचने पर यह हुआ कि मैक्रोमोलिक्यूल्स, कौन से मॉलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल गेट अनकॉइल्ड। कॉइल्ड से कैसे कर दिए तुमने, अनकॉइल्ड कर दिए। द अनकॉइल्ड फॉर्म हैज मोर स्पेसिफिक जियोमेट्री। अब देखो मजे की बात यह है कि भाई जब आपने रबड़ को स्ट्रेच किया, है ना, तो आपने कॉइल्ड फॉर्म से अनकॉइल्ड फॉर्म में ला दिया, तो ऐसे, है ना। तो आपको ऐसा लग रहा हो कि एंट्रोपी एंट्रोपी इंक्रीज तो नहीं होगी, नहीं नहीं, देखो समझो, जब रबर था, रबर को स्ट्रेच करने पर कॉइल्ड से आपने, कॉइल्ड फॉर्म था, कॉइल्ड समझ रहे हैं ना, कॉइल्ड फॉर्म था, कॉइल्ड फॉर्म से आपने अनकॉइल्ड फॉर्म में ला दिया। अब अनकॉइल्ड फॉर्म में लाने के बाद में क्या हुआ, देखो कि रबर का जो अनकॉइल्ड फॉर्म है वो ज्यादा हैज मोर स्पेसिफिक ज्योमेट्री, है ना। जो रबड़ का जो अनकॉइल्ड फॉर्म है वो एक स्पेसिफिक जियोमेट्री को रखता है, तो उससे क्या होगा, द मोर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट थस एंट्रोपी डिक्रीज। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझो। ध्यान से कैसे समझो, देखो रबड़ को स्ट्रेच किए, स्ट्रेच करने से क्या हुआ, स्ट्रेच करने से ये हुआ कि कॉइल्ड फॉर्म तो अनकॉइल्ड फॉर्म में आ गया, लेकिन मजे की बात यह है कि अनकॉइल्ड फॉर्म जो था, मजे की बात क्या है कि जो अनकॉइल्ड फॉर्म था वो ज्यादा स्पेसिफिक जियोमेट्री रखने लगा। मतलब कहीं ना कहीं आपने ऑर्डर अरेंजमेंट कर दिया उसका, समझ में आई ना बात, ये लिखा हुआ भी है देखो, एंड मोर ऑर्डर अरेंजमेंट, आपने उसका अरेंजमेंट और ज्यादा ऑर्डर्ड फॉर्म में ला दिया। एंट्रोपी तो डिक्रीज करेगी, क्योंकि एंट्रोपी तो मांगती है क्या, एंट्रोपी क्या मांगती है, एंट्रोपी मांगती है डिसऑर्डर। ठीक है, ये बातें हैं, समझ में आ रही बात। हाँ, तो इसीलिए पूरा का पूरा पढ़ना बहुत जरूरी है ना। हमको क्या लगा कि भाई रबड़ स्ट्रेच हो गया, कॉइल्ड फॉर्म अनकॉइल्ड फॉर्म है, लेकिन मजे की बात है कि वो अनकॉइल्ड फॉर्म मोर स्पेसिफिक जियोमेट्रिक रख रहा है, और जितनी ज्यादा स्पेसिफिक जियोमेट्री रखेगा उतना ज्यादा वेल अरेंज्ड होगा, और जितना ज्यादा वेल अरेंज्ड होगा उतनी कम हो जाएगी क्या, एंट्रोपी। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ओके सर, समझ में तो आ रही हैं। अब दो बातें हैं, ठीक है। टोटल एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस, है ना। एंट्रोपी चेंज को समझते हैं, रिवर्स टोटल एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो समझते हैं बेटा इस चीज को, है ना। देखिए कोई रिवर्सिबल प्रोसेस हो रही है एट एवरी
स्टेप। अब अपने को तो पता है कि भाई जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, जैसे मैंने जब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस आपको समझाया था, तो मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने आपको समझाया था कि बेटा यहाँ एक पिस्टन लगा होता है, यहाँ एक क्या लगा होता है, पिस्टन, ठीक है, ये है, यहाँ कोई गैस फिल है, यहाँ पर कोई गैस फिल है, और हम इन्फिनाइट टाइम तक ये प्रोसेस कर रहे होते हैं, है ना। हम यहाँ पे बहुत छोटे 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 सैंड पार्टिकल्स रख देते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है बेटा, एक एक सैंड पार्टिकल को हटाते जाते थे, है ना। जो पिस्टन था वो ऊपर की तरफ जाते जा रहा था, तो कहीं ना कहीं फिर पिस्टन ऊपर की तरफ जाता था, फिर अंदर का जो प्रेशर था, है ना, जो ये कंटेनर लिए थे, इस अंदर का प्रेशर कम होता था, फिर उसको बैलेंस्ड कर देता था कहाँ, बाहर, मतलब इंटरनल प्रेशर कम हो रहा था, एक्सटर्नल प्रेशर उसको बैलेंस करते, मतलब ये धीरे 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 प्रोसेस चल रही थी, और पूरी की पूरी तरह से प्रोसेस इक्विलिब्रियम में थी, मतलब आपको ऐसा लग रहा था कि प्रोसेस में इक्विलिब्रियम मेंटेन है, ठीक है। इन रिवर्सिबल प्रोसेस एट एवरी स्टेप सिस्टम एंड सराउंडिंग रिमेन थर्मली इक्विलिब्रियम, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है ना कि जो जो प्रोसेस हम रिवर्सिबल कर रहे होते हैं उसमें सिस्टम और सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग, भाई ये पूरा सिस्टम हो गया, इसको छोड़ के जो बाकी जो भी बच गया, जो रिमेनिंग पार्ट रह गया, उसको तो हम सराउंडिंग कहते हैं ना, ठीक है। जो बाकी जो भाग बच चुका है उसको हम सराउंडिंग कहते हैं, और जो हमारी अंडर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है उसको हम सिस्टम कहते हैं। ओके, ओके सर। इन रिवर्सिबल प्रोसेस एट एवरी स्टेप सिस्टम एंड सराउंडिंग्स रिमेन इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, ठीक है ना। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होता है सिस्टम एंड सराउंडिंग हर किसी स्टेप में, हर किसी स्टेप में। लेट अ सिस्टम, हम एक ऐसा सिस्टम एज्यूम करते हैं, रिलीज क्यू हीट टू द सराउंडिंग, मतलब एक ऐसा हमने सिस्टम सोचा है कि जो क्यू अमाउंट वाली जो हीट है वो रिलीज कर रहा है। अब सिस्टम ने हीट रिलीज किया है तो कहाँ गई होगी भाई, वो सराउंडिंग के पास गई होगी, सीधी सी बात है। सिस्टम ने हीट रिलीज कर दी, वो रिलीज किसको मिली होगी, वो रिलीज हुई हीट सराउंडिंग को मिली। रिलीज क्यू हीट टू सराउंडिंग है तो लिखा है देखो, रिलीज क्यू हीट टू द सराउंडिंग एट टेम्परेचर टी, है ना। टेम्परेचर टी जो है ये कांस्टेंट है बेटा, ये कैसा है, कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है, समझ में आई बात। इसीलिए तो लिखा गया है देखो यहाँ, इन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि सिस्टम एंड सराउंडिंग, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि टेम्परेचर के साथ छेड़छाड़ नहीं हो रही है, वो किसी एक कांस्टेंट प्रेशर पे चल रहा है, ठीक है सर। तो सिस्टम का डेल्टा एस कैसे लिखेंगे सर, डेल्टा एस सिस्टम अगर लिखेंगे, एस वाई एस सिस्टम, भाई सिस्टम तो हीट रिलीज कर रहा है ना, तो क्या, तो हीट का साइन क्या आएगा, माइनस में को क्वांटिटी, यस सर। अब इसने जितनी अमाउंट हीट रिलीज किया वो किसको मिल गई, सराउंडिंग को मिल गई, तो ऑब्वियस है कि भाई सराउंडिंग की जो हीट है वो हमको पॉजिटिव साइन में लेनी पड़ेगी, क्यू अपॉन टी, ओके, सराउंडिंग, ठीक है। अगर हम टोटल टोटल की बात करें, टोटल मतलब डेल्टा एस टोटल क्या होगा, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। डेल्टा एस सिस्टम क्या है बेटा, क्यू अपॉन टी, ओके, प्लस प्लस क्यू अपॉन टी, टोटल क्या आएगा, है ना, -5 +5, ऐसा एज्यूम करके देखो, -5 +5 जीरो हो जाएगी। तो इससे हम क्या सीखे कि टोटल एंट्रोपी चेंज, इससे हम क्या सीखे, टोटल एंट्रोपी चेंज इन, टोटल एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल टू जीरो, है ना। कि अगर आप किसी रिवर्सिबल प्रोसेस में टोटल एंट्रोपी का चेंज अगर आप निकाल रहे हैं, वो किसके इक्वल में जाएगा, वो जाएगा सर डेल्टा एस टोटल इक्वल टोटल एंट्रोपी। रिवर्सिबल प्रोसेस में टोटल एंट्रोपी, है ना, देखो वर्ड्स को पकड़ के चलना, रिवर्सिबल प्रोसेस में टोटल एंट्रोपी जो है वो जीरो के इक्वल होती है, ओके सर, ठीक है। अब हम देखते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस में, इसमें देखते हैं इरिवर्सिबल, लेट टोटल एंट्रोपी चेंज इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, किसी इरिवर्सिबल प्रोसेस में टोटल एंट्रोपी का चेंज देखते हैं, ओके। तो टोटल एंट्रोपी चेंज इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, हमने एक ऐसा सिस्टम एज्यूम किया है जो हाई टेम्परेचर पे, मतलब सिस्टम सिस्टम का जो टेम्परेचर है, इसका जो टेम्परेचर हमने रखा है वो हाई टेम्परेचर पे, सिस्टम कैसे टेम्परेचर पे है, सिस्टम है हाई टेम्परेचर,
सिस्टम है हाई टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर, ठीक है। मैंने एज्यूम कर लिया कि ये वाला जो टेम्परेचर है बेटा ये हमारा T1 है, ठीक है। देखो इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो टेम्परेचर में वेरिएशन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अब इसमें बार बार इक्विलिब्रियम थोड़ी आता है। आपने देखे होंगे इक्विलिब्रियम सिर्फ एक ही स्टेट पे दिखाई देता है, वो है इनिशियल और सीधे फाइनल स्टेट पे। क्योंकि हम क्या कर रहे थे, हम पिस्टन पे एक ब्रिक, एक ईंट का बड़ा सा टुकड़ा रखे हुए थे हमने, और सीधे हमने उस टुकड़े को हटाया था तो पिस्टन सीधे ऊपर की तरफ चला गया था। याद आ रहा है? याद आ रहा है वो दिन जब हमने क्या पढ़ा था, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस? याद आ रहा है कि सर? याद तो बहुत अच्छे से आ रहा है, ठीक है ना। ये चीज है तो भाई उसमें टेम्परेचर वेरी तो करेगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो टेम्परेचर तो वेरी करेगा ही, है ना। रिवर्सिबल प्रोसेस में हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्योंकि इक्विलिब्रियम हमेशा मेंटेन रहता है, हमेशा वर्चुअली, मैंने बताया भी था, लाइन आपको लिखवाई भी है। वर्चुअली इक्विलिब्रियम का मतलब है बेटा आभासी, आप वर्चुअल का मतलब आभासी, मतलब तुम्हें आभास हो रहा होता है कि इक्विलिब्रियम मेंटेन है। समझ में आई बात? और पूरी प्रोसेस एक कांस्टेंट प्रेशर पर चल रही होती है। ओके सर। तो सिस्टम हाई टेम्परेचर पे है, मैंने उस टेम्परेचर को T1 एज्यूम करके रखा है। और अब भाई ये हाई टेम्परेचर पे है तो सराउंडिंग किस पे होगा? सराउंडिंग लो टेम्परेचर एज कंपेयर टू सिस्टम। लो टेम्परेचर को मैंने T1, ठीक है। अब ध्यान दो, लेट अ सिस्टम इज एट हाई टेम्परेचर T1 एंड surroundings are at low temperature T2. Let Q amount of heat is released by the system. Q अमाउंट की हीट जो है वो रिलीज कर दिया है किसने? सिस्टम, सिस्टम से रिलीज हुई है, ठीक है। अब हीट सिस्टम ने रिलीज किया है तो अगर मैं डेल्टा एस लिखने चलूंगा, डेल्टा एस लिखूंगा किसका? सिस्टम का। तो क्या लिखूंगा बेटा? सिस्टम ने हीट रिलीज किया है तो हीट किस में होगी? क्यू में होगी। अगर हम साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग डेल्टा एस सिस्टम का लिखे, किसका लिखे? सिस्टम का अगर हम लिखे तो क्या लिखेंगे हम? क्यू अपॉन टी। ओके, टेम्परेचर लिख देते हैं, सिस्टम किस टेम्परेचर पे? T1 पर। डेल्टा एस सराउंडिंग लिखेंगे, क्या होगा? डेल्टा एस सराउंडिंग, है ना। डेल्टा एस सराउंडिंग, क्योंकि ये जो हीट जो सिस्टम ने रिलीज किया है ना, जो क्यू अमाउंट की हीट सिस्टम, सॉरी हाँ, क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड बाय सिस्टम, जो सिस्टम ने क्यू अमाउंट की हीट रिलीज किया है वो किसको मिली होगी? सराउंडिंग को मिलेगी। मतलब सराउंडिंग की जो हीट है वो ज़्यादा है, ऐसा भी कह सकते हैं। समझ में आ रही बातें? ठीक है सर। टोटल कैसे निकालेंगे? टोटल डेल्टा एस इज इक्वल टू, टोटल कैसे निकालेंगे हम लोग? डेल्टा एस टोटल कैसे निकालेंगे? डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू होगा डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ठीक है। सिस्टम का देखो कितना है, माइनस क्यू अपॉन T1 प्लस क्यू अपॉन, अब प्लस प्लस बार बार ना लिखते हुए T2। ओके, आपने ऐसा एज्यूम करके चल लिया कि भाई T1 इज ग्रेटर देन T2, T1 इज ग्रेटर देन T2। तो जब T1 इज ग्रेटर देन T2 होगा बेटा, आप न्यूमेरिकल रख कर देख लेना। आप यहाँ पे ऐसा समझ लो कि आप यहाँ 5/7 रख के देख लो, यहाँ आप क्या करो 3/5 रख के, ऐसा आप कैलकुलेशन करके देखना। तो आप कैलकुलेशन करके देखेंगे तो T1, जब टेम्परेचर T1 की वैल्यू ज़्यादा होगी किससे? T2 से, ठीक है। T1 इज ग्रेटर देन T2, इस केस में बेटा डेल्टा एस टोटल जो है वो पॉजिटिव होगा। वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। समझ में आ रही बातें? डेल्टा एस टोटल क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इतनी चीज़ें समझ में आ रही है? डेल्टा एस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। समझ में आ रही बातें, है ना। और सर डेल्टा एस पॉजिटिव की ही बात आप क्यों कर रहे हैं? डेल्टा एस पॉजिटिव की बात मैं क्यों कर रहा हूँ अभी आपको कुछ समय बाद समझ में आएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आई, है ना। देखो इरिवर्सिबल प्रोसेस है इसलिए टेम्परेचर जो है वो वेरी कर रहा है, ठीक है, वो वेरी कर रहा है। या फिर हमने एक ऐसा सिस्टम एज्यूम किया है जो हाई टेम्परेचर पर है T1, सराउंडिंग कैसा है? लो टेम्परेचर पे एज कम्पेयर टू सिस्टम। भाई सिस्टम हाई टेम्परेचर पे तो सराउंडिंग लो पर ही होगा। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि हम जो सिस्टम हमने जो लिया है, हमने सिस्टम से क्यू अमाउंट ऑफ हीट रिलीज कर दी, तो हमने सिस्टम से रिलीज की है तो किसको मिल रही है? सराउंडिंग को। तो एज कम्पेयर टू सिस्टम सराउंडिंग की जो हीट होगी वो पॉजिटिव होगी। ये साइन कन्वेंशन है अकॉर्डिंग टू IUPAC। अगर सिस्टम कहीं पर भी, पूरी केमिस्ट्री में याद रखना कि हीट रिलीज होगी तो उसको माइनस साइन से दिखाया जाएगा, हीट एब्जॉर्ब होगी तो उसको पॉजिटिव साइन। आगे चलें। अब ये चीज बड़े काम की है, स्पॉन्टेनिटी
स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ टोटल एंट्रोपी चेंज। ठीक है, स्पॉन्टेनिटी को कैसे डिसाइड करें, किसी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ टोटल एंट्रोपी चेंज, है ना। टोटल एंट्रोपी चेंज मैंने आपको रिवर्सिबल प्रोसेस में बता दिया, 0 के इक्वल होगी। टोटल एंट्रोपी चेंज जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस में T1 ग्रेटर देन T2 अगर होगा, है ना, या फिर आप सिस्टम को हाई टेम्परेचर पे लेके चल रहे हैं, देखो सीधी सी बात है, T1 इज ग्रेटर देन T2 का क्या मतलब है कि आपका सिस्टम अगर हाई टेम्परेचर पे है तो ऑब्वियस सी बात है कि डेल्टा एस की वैल्यू आएगी पॉजिटिव। ओके, डेल्टा एस की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। अब हमारे पास में कंडीशन अराइज होगी कब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी और कब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, है ना। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब जो खुद से हो जाती हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो खुद से नहीं होती हैं, मतलब लगभग में नहीं होती हैं। करवाना है तो आपको रेगुलर, लगातार आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, है ना। ये सारी बातें मैं कहाँ बता चुका हूँ, अपने स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वाले लेक्चर में बता चुका हूँ। ओके सर, आगे चलते हैं। तो आगे क्या होगा देखते हैं। डेल्टा एस टोटल जो है ना, डेल्टा एस टोटल जो है, डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव आ सकता है, ठीक है। डेल्टा एस टोटल जो है वो निगेटिव आ सकता है, और डेल्टा एस जीरो तो अभी आपने देखा टोटल, है ना। अब आपको इतना तो पता चल गया कि सर डेल्टा टोटल अगर जो है डेल्टा एस टोटल जो है वो जीरो आ गया, मतलब प्रोसेस, मतलब हमारा जो भी सिस्टम सराउंडिंग हमने लिए हैं वो सब किस में है, इक्विलिब्रियम में है। किसमें है वो, इक्विलिब्रियम में। अपने दिमाग में फिक्स कर लेना बेटा कि डेल्टा एस पॉजिटिव, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो। इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं आप डेल्टा एस इज लेस देन जीरो। इस कंडीशन में जब डेल्टा एस पॉजिटिव होगा बेटा, तो प्रोसेस कैसी होंगी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है। डेल्टा एस लेस देन जीरो होगा तो प्रोसेस कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसी होगी बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस। ये बातें आप याद रखना। तो अगर आपको बेटा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कराना है, और प्रोसेस हमको स्पॉन्टेनियस ही कराना होता है क्योंकि हमारे सामने अभी आगे आने वाला है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमसे यही कहता है कि हमारे यूनिवर्स की, हमारे पूरे ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी है वो बढ़ना चाहती है, वो पॉजिटिव होना चाहती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो चीज़ें हैं वो खुद से हो रही हैं, वो स्पॉन्टेनियस है ना। तो जब मैंने आपको ये जो अभी समझ में आया होगा आपको कि मैंने यहाँ टेम्परेचर T1 जो है वो ज़्यादा क्यों रखा था, सिस्टम का टेम्परेचर हम ज़्यादा क्यों एज्यूम कर रहे थे, या फिर हमने सिस्टम को हाई टेम्परेचर पे क्यों रखा था, क्योंकि मुझे प्रोसेस ही स्पॉन्टेनियस कराना है। मतलब देखो प्रोसेस क्या होगी, अब आप समझ गए, स्पॉन्टेनियस होगी सर। प्रोसेस कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। तो मैंने आपको स्पॉन्टेनिटी के की टर्म्स एंड कंडीशंस बता दी, क्या उसके पॉइंट्स बता दिए कि भाई आपकी जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनिटी या फिर स्पॉन्टेनियस कब होगी, और किसके टर्म्स में देख रहे हैं हम, टोटल एंट्रोपी चेंज के, क्योंकि हम एंट्रोपी तो फाइंड कर ही नहीं सकते, हम सिर्फ और सिर्फ टोटल एंट्रोपी फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी कि सर चीज़ें तो बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई हैं। तो सबसे पहले शानदार तरीके से देखिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूरा का पूरा बेटा एंट्रोपी से ही रिलेटेड, बहुत ही छोटा सा लॉ है। हमें क्या बताता है, क्यों बताता है, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस पे वार करेंगे, क्या करेंगे, वार करेंगे। तो सर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता क्या है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेटा सबसे पहले तो हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ हीट। हमें क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ हीट, डायरेक्शन ऑफ, देखो अभी तक हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा, बहुत सारी बातें पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं चल रहा था कि भाई जो हमारी हीट है का फ्लो बताता है। जैसे मैं आपको समझा रहा था कि भाई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रही हैं, मैंने आपको ये बताया था कि भाई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में हमने एक आयरन की रॉड को हीट करके देखा था, तो हीट कैसी होती थी, है ना, हीट, है ना। ये सब बातें याद आ रही है कि नहीं, देखो हमारे पास एक आयरन की रॉड थी, बड़ी सी रॉड हमने लेके चले थे, फिर हमने क्या किया था, किसी एक साइड से इसको गर्म करना शुरू कर दिए, तो किसी एक साइड से इसको गर्म करना शुरू हुए थे, तो पहले रॉड का ये वाला साइड गर्म हो रहा था, फिर हीट धीरे धीरे फ्लो होकर इधर जा रही थी। तो ये सारी बातें जो हैं
स्पॉन्टिनिटी की जो बातें हैं उसको बताने के लिए एक लॉ आया था, क्या? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जैसे मैंने आपको वाटरफॉल का एग्जांपल दिया था ना मैंने, कि वाटरफॉल या फिर एक झरना झरना हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, ठीक है। वाटर अपने हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड में आता है, क्यों आता? प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है ना ये। तो हीट का जो डायरेक्शन है कि हीट किधर से किधर साइड चलेगी, हीट का जो फ्लो है उसको समझाने के लिए जो लॉ आया था, उस लॉ का नाम क्या है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमसे क्या कहता है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमसे कहता है, हमको बता रहा है वो क्या? हीट, डायरेक्शन ऑफ हीट, डायरेक्शन ऑफ हीट, है ना। हीट का डायरेक्शन हमको वो बताता है। जितनी भी नेचुरल प्रोसेस हो रही है बेटा यूनिवर्स में, वो सब इरिवर्सिबल है और स्पॉन्टेनियस है ना। ये भी हमको बताता है, ने हमको ये बताया। पर मुझे तो पहले से पता था। अरे भाई आपको पता था, लेकिन लॉ तो पहले ही बता चुका है ना। ऑल नेचुरल प्रोसेस, ऑल नेचुरल प्रोसेस, जितनी भी नेचुरल प्रोसेस होती हैं, है ना, दो बातें हैं। नेचुरल प्रोसेस जितनी भी हो रही हैं वो सभी, फर्स्ट बात ये है कि वो इरिवर्सिबल हो रही हैं। इरिवर्सिबल, ये मैं जब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस समझाया था तभी बताया था मैंने कि जितनी भी नेचुरल प्रोसेस हैं वो सब इरिवर्सिबल हो रही हैं। सेकंड थिंग, स्पॉन्टेनियस हो रही हैं, स्पॉन्टेनियस हो रही हैं, स्पॉन्टेनियस हो रही हैं। आप जाके करवा रहे हो क्या? नेचर में जितनी ज़्यादा प्रोसेस आप देख रहे हो अपने डेली बेसिस पे, आप खुद जाके करवाते हो क्या वो प्रोसेस को? नहीं। सारी प्रोसेस बेटा मोस्टली स्पॉन्टेनियस हो रही है। स्पॉन्टेनियस होने के लिए तो कंडीशन ही है कि डेल्टा एस कैसा होना चाहिए? डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ, डेल्टा एस कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो समझ में आ रही बातें? तो ये दोनों बातों को इलुस्ट्रेट करने वाला, डिटेल वर्जन में बताने वाला जो लॉ था वो क्या था? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब थर्ड बात यह है बेटा कि ड्यू टू स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। क्या बोला मैंने? कि हमारे जो यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होने की कोशिश कर रही है। इसलिए आप बहुत सारी प्रोसेस ऐसी देखना, मतलब नेचुरली अकरिंग जितनी भी प्रोसेस हैं, जो हमारे नेचर में बहुत सारी जो प्रोसेस हो रही हैं, वो पूरी कोशिश कर रही हैं कि हमारे यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा हमेशा इंक्रीज हो। क्योंकि अगर यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा हमेशा इंक्रीज होगी, डैट मीन्स कि सभी प्रोसेस कैसी होंगी? स्पॉन्टेनियस हो जाएंगी, खुद से होना स्टार्ट हो जाएंगी। ओके बेटा? ओके सर। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो हैं यूनिवर्स में जितनी भी हो रही हैं कंटिन्यूअसली, वो क्या हो रही हैं? जितनी भी प्रोसेस हो रही हैं यूनिवर्स में हमारे कंटिन्यूअसली, उससे हमारा क्या हो रहा है कि हमारी एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज कर रही है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? चलो लिख देते हैं इस लाइन को भी। ड्यू टू स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ड्यू टू स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, एंट्रोपी, एंट्रोपी ऑफ बस, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। हाँ, ड्यू टू स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की वजह से एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इज एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। आगे पीछे भारी फर्क पड़ने वाला नहीं है। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजिंग कंटिन्यू। ओके सर। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजिंग, ये लाइन समझ में आई आपके, है ना। कंटिन्यूअसली जो है वो एंट्रोपी क्या करना चाह रही है? इंक्रीज होने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो आई होप ये तीनों चीज़ें समझ, ये तीनों जो स्टेटमेंट है ये किस में आते हैं बेटा? ये तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट हैं ये आते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। इसमें आते हैं ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने हमको क्या बताया? अगर हम इसका इन तीनों स्टेटमेंट का अगर हम ओवरव्यू लिखें तो क्या लिखेंगे सर? वो तो हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? हम ये लिखेंगे कि सर जो सिस्टम, जो टोटल एंट्रोपी है
वो पॉजिटिव होना चाहती है पहली, ठीक है सर। ये आप बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि टोटल एंट्रोपी जो है वो क्या होना चाहती है, पॉजिटिव रहना चाहती है, ठीक है। दो तीन तरीकों से आप जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं। सर मुझे एक थर्ड तरीका आप बता दीजिए। तो ये ऐसे लिख सकते हैं हम, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन जीरो। तो ये जितनी भी बातें हैं ये किसमें आती है बेटा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आती हैं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा होगा माइंड में, ठीक है बेटा। ओके सर। अब अब बेटा अपने पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो छोटे मोटे ही क्वेश्चन हैं, ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फेस ट्रांजिशन से है ना, द एंथैल्पी चेंज फॉर ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड वाटर, मतलब मतलब क्या है, मतलब ये है कि लिक्विड से आप कहाँ जा रहे हैं भाई, लिक्विड वाटर टू स्टीम, स्टीम मतलब वेपर, स्टीम मतलब वेपर, मतलब ये कहीं ना कहीं वेपराइजेशन वाली कंडीशन है, कहीं ना कहीं ये क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है ना। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की बात की जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो देखो एंथैल्पी का चेंज हो रहा है, एंथैल्पी चेंज हो रही है जब आपका लिक्विड जो है वो स्टीम या फिर वेपर में चेंज हो रहा है। कितनी है, 14.8 किलो जूल पर मोल, मतलब डेल्टा एच कौन सा वाला बेटा, वेपराइजेशन वाला अपने पास कितना है, 14.8 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये डेल्टा एस है, कितने पर हो रहा है बेटा, टेम्परेचर हमारे पास गिवन डेट है, टेम्परेचर है अपने पास में 373 केल्विन, ठीक है। अब ये केल्विन में है, ये किलो जूल में है, तो पहली फुर्सत में इसको जूल में चेंज करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो 14.8 इंटू 1000 किलो जूल चेंज हो जाएगा जूल पर मोल में। ओके ओके सर। अब हम क्या करेंगे, हम फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या था, फार्मूला यही था ना, डेल्टा एस इज इक्वल टू वेपराइजेशन के केस में डेल्टा एच कौन सा लेना है, वेपराइजेशन वाला लेना है। एंथैल्पी में जो चेंज है वो कौन सा वाला लेंगे हम, वेपराइजेशन वाला, अपॉन में टी। ओके, क्या होगा, आप वैल्यूज रख लीजिए, 14.8 टू 1000, ओके, जूल पर मोल डिवाइडेड बाई 373, डिवाइडेड बाई 373 है ना। ये देखो ये टेम्परेचर है, केल्विन में है ना, इसमें है केल्विन में, क्या लिख देंगे, केल्विन लिख देंगे, है ना। फिर जब फाइनल आंसर अभी हम निकालेंगे तो यूनिट किस में चली जाएगी, जूल पर मोल पर केल्विन में, जूल पर मोल पर केल्विन में। क्या आप कैलकुलेट कर पाएंगे इसको, कैलकुलेट कर पाएंगे बेटा, अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये आएगा 109.38, कितना आएगा बेटा, 109.38। देखो मैं तो रट कर आ गया था, लेकिन आप इसको कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब मैं आपको कैलकुलेशन करके तो नहीं दिखाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि बेटा अगर मैं दिखा भी दूँ तो आपको ओवरऑल तो वहाँ पे कर देखना ही है, और ये सब बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठ के कैलकुलेशन खुद करेंगे ना, ठीक है। हाँ हाँ जी सर, ओके। ऐसा एक सेम और अपने पास क्वेश्चन है ना, कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी फॉर द फ्यूजन ऑफ 1 मोल, है ना। अब देखो, कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी फॉर द फ्यूजन ऑफ 1 मोल ऑफ आइस। भाई फ्यूजन क्या होता है ना, अभी मैंने आपको फ्यूजन भी तो बताया था ना, फ्यूजन में करते क्या है हम लोग, अगर हमें नहीं भी पता है भाई फ्यूजन क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें ना, तो उतना कन्फ्यूजन नहीं होना है। देखो फ्यूजन क्या होता है, ये बच्चे भूल गए होंगे, हाँ सर फ्यूजन तो भूल गए हम, फ्यूजन हम भूल गए सर, आपने तो हमें बताया भी नहीं फ्यूजन, आपने तो हमें कैसे नहीं बताया भाई, ये देख लो, सॉलिड स्टेट से किस में जाना, लिक्विड स्टेट में जाना, ये फ्यूजन है, ठीक है ना। ओके, क्या सर कुछ होंगे बोल रहे होंगे, नहीं सर हम तो नहीं भूले थे, चलो नहीं भूले थे तो बहुत अच्छी बात है, मैंने आपको बता दिया। अब देखो कुछ दिमागदार लोग ऐसे भी होते हैं जिनको फ्यूजन नहीं पता होता, मतलब वो इंतजार कर रहे होते हैं कि एग्जामिनर उन्हें पूरा ऐसा लिख कर देगा कि सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हुआ, पूरा ऐसा लिख कर नहीं देने वाला बेटा कि सॉलिड स्टेट से चेंज हुआ किसमें, लिक्विड स्टेट, ऐसा नहीं। अब फ्यूजन मतलब दिमाग में सेट होना चाहिए कि भाई फ्यूजन क्या है, फ्यूजन है सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाना।
अब इस केस में जो एंट्रोपी में चेंज आया है वो हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया तो है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, फ्यूजन जो होता है, फ्यूजन जो हो रहा है, फ्यूजन में, फ्यूजन क्या है, एक प्रकार से मेल्टिंग पॉइंट ही तो, मेल्ट ही तो हो रहा है, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है मतलब मेल्ट है। अभी जिस टेम्परेचर पे हो रहा है उसको मेल्टिंग पॉइंट बोल देते हैं, मतलब टेम्परेचर गिवन डेट, सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देंगे, इतनी पंचायत करने से कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो ठीक है, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच लेंगे हम, कौन सा, फ्यूजन वाला, ठीक है, फ्यूजन वाला लेंगे, अपॉन में टेम्परेचर ले लेंगे टी, ठीक है, 6 किलो जूल, ये तो दिया हुआ है बेटा, तो दिया हुआ है एंथैल्पी है ना, एंड मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, मतलब डेट मीन्स आपको क्या दिया हुआ है, डेल्टा एस फ्यूजन की वैल्यू दी हुई है। ओके सर, 6 भाई, अब देखो किलो जूल में मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो मैंने जूल में चेंज करने के लिए मैंने क्या किया, 10⁻⁻3। ओहो, अरे भाई 1000 ही तो है। हाँ जी सर, समझता है ना सर, हाँ मत बोलिए इतना, मुझे समझता है सर, ठीक है। टेम्परेचर कितना है बेटा, 273 केल्विन। अब आपको ये तो पता चल गया होगा, छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है, पर एग्ज़ाम में आ जाते हैं, पर एग्ज़ाम में आ जाते हैं, है ना, जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वही आ जाते हैं। तो अगर आप इसको सॉल्यूशन करेंगे, इसका सॉल्यूशन अगर आप लगाएंगे तो ये 21.97 के इक्वल आएगा। ये किसके इक्वल आएगा बेटा, 21.97 के इक्वल आएगा। बात समझ में आई। तो एंट्रोपी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, वैसे तो नीट पर्पज से बता रहा हूँ, नीट में बहुत ज़्यादा टफेस्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन जो है हम अभी जब तक हमारा ये थर्मोडायनेमिक्स चलता रहेगा हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, और लास्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर पूरे लगा लेंगे जितने भी नीट में अभी तक पूछे गए। ओके ओके सर, डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा अलग नहीं है, थोड़ा सा अलग है ना। तो सर टफ होगा क्या, नहीं टफ भी नहीं है, इजी है। द एंट्रोपी चेंज इन द कन्वर्जन ऑफ वाटर टू आइस। ओके, वाटर टू आइस, वाटर टू आइस मतलब वाटर टू आइस है, मतलब क्या हुआ होगा भाई यहाँ पे, चलो देखते हैं। द एंट्रोपी चेंज इन द कन्वर्जन ऑफ वाटर टू आइस, वाटर टू आइस, ऐसी कोई प्रोसेस हमने पढ़ा है कि भाई, वाटर से आइस मतलब लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में चले जाना, लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में चले जाना। सर हमने तो 3 ही प्रोसेस पढ़े थे, एक हमने फर्स्ट पढ़ा था सर, सॉलिड से लिक्विड में जाना, लिक्विड से वेपर बन जाना, और सॉलिड से वेपर बन जाना। तो लिक्विड से वेपर बनना क्या है भाई, लिक्विड से सॉलिड बनना क्या, अरे समझ में आई बात, देखो रिवर्सिबल है ये देखो ना, इक्विलिब्रियम है ना, समझ में आई बात। सर कंफ्यूजन का पॉइंट नहीं बनना चाहिए। हाँ चला गया भाई। तो हमारे पास क्या है, कन्वर्जन है, कितने डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है ये बेटा, ये हो रहा है 272 केल्विन पर हो रहा है। अब इस केस में, इस कन्वर्जन में जब वाटर से आइस बना, जब वाटर से क्या बना, आइस बना, तो इस कन्वर्जन में जो हीट यूज हुई है ना, द सिस्टम इज, इतनी हीट रिलीज हुई होगी भाई, इतनी हीट क्या हुई होगी, रिलीज हुई होगी। मतलब देखो हम काम कर रहे हैं ना भाई, हम ये जो बातें कर रहे हैं, वाटर से जो है आइस में चला गया, मतलब लिक्विड स्टेट से किस में चला गया, फ्रीज हो गया ना भाई। वाटर से आइस बन जाना तो फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा है, यहाँ किसकी बात कर रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट है, जो टेम्परेचर है आप इस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। समझ में आई बात, फ्रीजिंग की घटना हो रही है यहाँ पर, समझ में आई बात। हाँ सर, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वाटर से आइस बन रहा है, मतलब ये पूरा हमारा सिस्टम है, बात ही हम किसकी कर रहे हैं, पूरा सिस्टम है हमारे पास। तो जो सिस्टम जो है, सिस्टम सिस्टम की जो हीट है बेटा, वो कितनी है, -21.85 किलो पर, इसमें आपको पर केल्विन पर मोल, मतलब इसमें आपको यूनिट चेंज करना नहीं पड़ेगा, क्यों सर, दोनों यूनिट सेम है। एंड सराउंडिंग, एंड सराउंडिंग मतलब देखो सिस्टम ने इतनी हीट जो है, सराउंडिंग को देखो, इतनी हीट जो है वो सिस्टम ने रिलीज कर दिया, इतनी हीट जो है सिस्टम ने रिलीज किया। अब किसको किया होगा, सराउंडिंग को किया होगा। तो वो जो वैल्यू है बेटा वो किसकी है, डेल्टा एस सराउंडिंग की है ना, वो डेल्टा एस सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग में जो हीट में चेंज आया है, ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव होगा, 21.93 जूल पर केल्विन पर मोल। ओके, हमसे पूछा क्या, स्टेट है ना, स्टेट वेदर द प्रोसेस स्पॉन्टेनियस और नॉट, मतलब हमसे ये पूछा है कि भाई मैंने, मतलब क्वेश्चन में ये गिवन डेट है कि सिस्टम की जो एंट्रोपी है उसमें चेंज कितना आया, सराउंडिंग की एंट्रोपी में चेंज कितना आया, माइनस साइन में दिया हुआ है, मतलब
समझ चुके हैं कि सिस्टम ने हीट रिलीज की है, पॉजिटिव साइन में है मतलब सराउंडिंग ने हीट एब्जॉर्ब कर ली है। ओके, सीधे सीधे हम अब हमें पता लगाना है कि भाई स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो सर हमें डेल्टा एस टोटल निकालना पड़ेगा, क्योंकि सर अभी आपने स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन बताए थे। डेल्टा एस टोटल क्या होगा बेटा, डेल्टा एस सराउंडिंग प्लस डेल्टा एस, सॉरी डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, खैर प्लस की टर्म है, आगे पीछे भी लोग फर्क पड़ने वाला नहीं है। कितनी है 85 यूनिट, हमें चेंज नहीं करना है, टेम्परेचर का कोई खेल ही नहीं है, आइसोथर्मल प्रोसेस है ऐसा समझ लो बस। ये है प्लस 21.93। देखो यूनिट का यहाँ पर चेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों जगह पे क्या दिया है बेटा, दोनों जगह पर हमारे पास जूल पर केल्विन पर मोल दिया हुआ है। ठीक है सर, अब देखो ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी है, 0.08 आएगा तो भाई बहुत इजी है ना ये, इसमें क्या है, जूल पर केल्विन पर मोल देखकर बन जाना चाहिए ऐसा कैलकुलेशन। ठीक, ये हो गया। अब देखो डेल्टा एस टोटल की जो वैल्यू है, यहाँ दो बातें समझने वाली है। पहली बात तो सर वैल्यू आई है पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू है क्योंकि ये वाला जो नंबर है बेटा वो लार्जर है इस नंबर से, है ना, तो कैलकुलेशन करेंगे तो पॉजिटिव में आएगा। तो डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव है, डेट मीन्स प्रोसेस तो कैसी हो गई सर, प्रोसेस हो गई सर स्पॉन्टेनियस। सर लेकिन ये जो टोटल एंट्रोपी में जो चेंज आया है पॉजिटिव, ये जो है ये ये जो देखो ये टोटल एंट्रोपी में जो चेंज आया है ना, मतलब इतनी सिस्टम ने रिलीज कर दिया, इतनी सराउंडिंग को मिल गई। देखो सिस्टम और सराउंडिंग में थोड़ी सी ज़्यादा है किसकी, सराउंडिंग की, सराउंडिंग की जो एंट्रोपी है वो थोड़ी सी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सिस्टम। सर ये जो टोटल आया इतनी बच गई बेटा, इतनी जो है वो बच गई, मतलब सिस्टम ने हीट रिलीज कर दी, सराउंडिंग ने हीट एब्जॉर्ब कर ली, उसके बाद जो टोटल जो बच गया वो कितना बच गया 0.08, वो कितना बच गया 0 तो सर ये क्या, ये इस प्रोसेस को करवाने में इतनी जो बची हुई है अपने पास में एंट्रोपी, इतनी जो एंट्रोपी हमारे पास बची हुई है, ये क्या हो रही है, ये इस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस कराने में हेल्प कर रही है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि स्पॉन्टेनियस हो रही है ना, तो ये जो इतना जो बच गया, तो इतनी एंट्रोपी बच चुकी है ना, ये इतनी जो एंट्रोपी बच चुकी सिस्टम को इस प्रोसेस को करवाने में हेल्प कर रही है हमारी। ठीक है, कि कैसे प्रोसेस अकर होगी इस चीज में यूज हो रही है, मतलब एक प्रकार की यूजफुल एंट्रोपी है। समझ में आई बात, तो ये सारी चीजें है ना। तो अपनी कहानी जो है बेटा काफ़ी लंबी चली है हालांकि, है ना, क्योंकि मैंने आपको एंट्रोपी बताया, फिर एंट्रोपी से रिलेटेड बहुत सारी बातें आपको बताया, फिर मैं सीधे 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 कहाँ आ गया, सीधे आ गया मैं थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ पर। ठीक है, और कुछ छोटे मोटे जो न्यूमेरिकल्स थे वो मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, ऐसे कोई बहुत बड़े न्यूमेरिकल्स यहाँ से बनेंगे नहीं। ठीक है, और अगर बनेंगे भी तो हम आपको करवा देंगे, हम पूरा क्वेश्चन सीरीज में करवाएंगे। ठीक है।